आशिमा को अधीरा खींचकर बाहर लेकर आता है। आशिमा अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, अधीरा हाथ छोड़ो मुझे। मैंने कहा मुझे छोड़ो। ये सुन अधीरा उसका हाथ छोड़ उसे पकड़ते हुए उसे वही रोड पर खड़ी कार के डोर पर जबरदस्ती टिका देता है और उसके आंखों में घूरते हुए, क्यों मिसेज आशिमा धनंजय, जब किसी के ऊपर इल्जाम लगाने में तुम्हें शर्म नहीं आई तो अब कैसे शर्म आ रही है। तभी आशिमा गुस्से में बोलती है, सबके सामने सबूत पेश कर देने से तुम पर गुनाह मेरी नजरों में साबित नहीं होते अधीरा। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा इन सब में जरूर हाथ है, पर मैं शायद भूल गई थी कि तुम कितने बड़े हैवान कमीना हो। मैं तो ये भूल गई थी कि जिसको मैं सजा दिलाने के लिए यहाँ तक ले आई हूँ वो तो आसानी से बचकर निकल सकता है, क्योंकि वो पुलिस को अपनी जेब में जो लेकर घूमता है। ये सुनते ही अधीरा अपनी पकड़ उसके हाथों पर कसते हुए उसे हल्का सा मरोड़ते हुए बोलता है, आशिमा शायद तुम मेरा बहुत ज्यादा गलत फायदा उठा रही हो। लगता है मेरा प्यार तुम्हें रास नहीं आ रहा है, जो अपनी यह जुबान हाथ से ज्यादा चलने लगी हो। ये सुनते ही आशिमा उसे घूर कर बोलती है, मेरी तो बस जुबान चलती है, पर तुम्हारे तुम्हारे तो वो हाथ भी चलते हैं जिससे किसी की जिंदगी खत्म हो जाती है। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपना पति कहते हुए। कैसे इंसान हो, कैसे इंसान हो जो किसी को इतनी बेरहमी से मार सकते हो। अब तो मुझे तुमसे डर लगने लगा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी के साथ जबरदस्ती भी करते हो। वो इतना ही कह पाती है कि अधीरा उसे गुस्से में देखने लगता है तो आशिमा नम आंखों से, मुझे घूरने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी अधीरा। पर पता नहीं क्यों मुझे बस एक बात नहीं समझ में आती, तुम ऐसे क्यों हो। आखिर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी परवरिश ऐसे क्यों की है। आखिर तुम ऐसे क्यों हो। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना पति कहते हुए। अरे आदित्य को देखो, भले ही उसका नकाब चाहे जो हो, पर दुनिया की नज़र में वो एक बिजनेसमैन तो है। वीर को देखो, अर्जुन को देखो, पर खुद क्या हो साथ। अधीरा सिर्फ मारने काटने वाले कसाई। शायद आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम्हें ऐसे देख वो न जाने कब की मर गई होती। ये सुनते ही अधीरा लाल आंखों से उसका हाथ उठ जाता है और वो अपने हाथ जैसे ही आशी माँ की गर्दन तक ले जाता है उसके हाथ वहीं रुक जाते हैं। आशी माँ डरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और अधीराज गुस्से में कांपते हुए उसे ही देखे जा रहा था। तभी वहां पर कोई हंसते हुए बोलता है, अगर तुम दोनों की अपनी रोमांटिक होना खत्म हो गया हो तो प्लीज मेरी गाड़ी से हटकर जाकर करो। दोनों ही उस तरफ देखते हैं तो वहां पर श्रेयांश खड़ा होता है। अधीरा के गुस्से में आंखें लाल हो चुकी थी। वो श्रेयांश के हाथों से गाड़ी की चाबी लेता है और कार खोलकर गाड़ी चला फुल स्पीड में वहां से निकल जाता है। उसके ऐसा करते ही श्रेयांश हैरानी से बस उसे देखते हैं, बोलता है, अरे यार वह गाड़ी मेरी थी तुम्हारी नहीं। पर उसकी यह बात सुनने के लिए वहां पर अधीरा नहीं था। वही उसकी नजर आशिमा पर जाती है तो वो उसे एक बार ऊपर से नीचे स्कैन करता है और फिर बोलता है, हेलो मिस, अब मेरा तो खुद का ठिकाना नहीं है, पर फिर भी अगर आप ठीक हो तो मैं आपको आपके पति के घर पहुंचा सकता हूं। ये सुनते ही आशिमा उसे घूरकर बोलता है, मुझे कहीं भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे गिरे हुए इंसान के साथ गिरे हुए लोग ही रहते हैं और तुम भी उनमें से एक हो गए। ये बोल ऑटो रुकवात है और वहां से चली जाती है। वही अधीरा गाड़ी तेज चलाते हुए लगभग 2 घंटे बाद एक जगह पर पहुंचता है। वह सामने देखता है तो एक बड़ा सा गेट रहता है। वहां पर अंदर जाता है जहां पर गेट पर एक श्री द्वार लिखा हुआ था। वो अंदर जाता है और एक जगह जगह बैठ जाता है। शायद ये कोई कब्रिस्तान था। वह जाकर वहां पर एक कब्र के पास जाकर बैठ जाता है और वहीं बैठकर उस कब्र को देखने लगता है। देखते ही देखते उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अधीरा के आंखों से इमोशन बहुत कम ही बाहर आता था, पर आज उसके आंसू शायद रुक नहीं रहे थे और वह लगातार गिरने लगता है और रोने लगता है। वहीं इस कब्र के ऊपर अपना सर टिकाकर एक जोर से चीख के साथ चिल्लाता है, माँ। वैसे ही वह जोर जोर से कई बार अपनी माँ को पुकारता है और वहीं पर सर लगाकर रोने लगता है। उसे आशिमा की कही हुई हर बातें याद आ रही थी। तुम्हारी माँ रहती तो तुम्हें देखकर मर जाती है। तुम जैसा इंसान सिर्फ किसी को मार काट सकता है। ये सारी बातें उसके दिमाग में रोज घूमती जा रही थी। अधीरा की जोर जोर से रोने से न जाने मौसम ऐसा क्या था कि तेज हवा चलने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे भी अधीरा के आंसू तकलीफ दे रहे हो। अधीरा वही कब्र के ऊपर लेटकर ऊपर गहराए हुई आसमान को देखने लगता है। उसके आंखों के कोनों से आंसू लगातार गिर रहे थे। तभी वह अपनी आंखें बंद करता है तो उसे एक हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है, जिसमें से एक औरत जिसने इस समय साड़ी पहनी हुई थी और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके साथ एक छोटी सी बच्ची जो 6 साल की थी। वह उस बच्ची को वहां पर रखकर वह अधीरा 12 साल का अधीरा के पीछे दौड़ रही थी। तभी अधीरा बोलता है, मामा आप मुझे पकड़ कर दिखाओ। आपको पता है मैं अपने क्लास में फर्स्ट रेसर आया हूं और मैं बहुत बड़ा ओलंपिक में भी जाऊंगा। प्रीता, मैं एक बार अधीरा की माँ का नाम मेंशन किया था पर यही था कि कोई और याद नहीं, पर मैं यहाँ प्रीता ही लिख रही हूँ। अपने बेटे की इतनी प्यारी बातें सुन अधीरा की माँ के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह जाकर अधीरा को अपनी बाहों में उठाकर उसे गोल गोल घूमते हुए, मुझे पता है मेरा बच्चा एक दिन बहुत नाम कमाएगा। तभी उनके पीछे से एक आदमी आते हुए, हाँ मुझे पता है और इसीलिए तो मैं अपने पापा के उसे काली अतीत के पन्ने से बाहर आया हूँ ताकि हम एक सुकून की जिंदगी जी सके और मैं चाहता हूँ मेरा बेटा एक डॉक्टर बने।
अधीरा मुस्कुराते हुए, हाँ पापा, मैं भी एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा, पर मैं सपोर्ट में भी ट्राई करूंगा। ये सुनते ही वह एक छोटा सा परिवार मुस्कुराने हंसने लगता है। केरी, जिसे कभी भी अपने बाप की माफिया काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वह प्रीता से प्यार कर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर अपनी नई दुनिया ही बसा देता है। मारिया और सारिका की मौत के बाद डीडी ने सुधा की शादी आलोक के साथ करवाकर आन्या की लाइफ को सिक्योर तो कर दिया था, लेकिन दुश्मन कभी भी उनके ऊपर हमला बोल सकते। डीडी के माफिया के जज जो मारिया, सारिका और सौरभ, तीनों जो उनकी मजबूती थे, वह तीनों ही अब नहीं रहे थे। अब वह ये बात अच्छे से जान चुके थे कि उनके साम्राज्य अब गिरने से कोई नहीं रोक सकता। दुश्मन जो इसी फिराक में नजर लगाए बैठे थे, और अपने वह भी सभी दुश्मनों से मिल चुके थे, और अपने जो डीडी के साथ चलते थे वह भी हाथ मिला चुके थे। नहीं तो डीडी के साम्राज्य में कदम रखना इतना आसान नहीं था। वही डीडी जब केडी से इस बारे में बात किए तो केडी साफ मना कर देता है, क्योंकि वह अपना इतना बड़ा परिवार खो चुका था, अब अपना बचा परिवार नहीं खो सकता था। तभी डीडी उसे बहुत समझाते हैं। जिस हिसाब से सिचुएशन है, उन्हें इसमें आ जाना चाहिए और इस चीज को सीखना चाहिए, पर केडी नहीं मानते, अपने परिवार को लेकर वहां से चले जाते हैं। वहीं कुछ समय बाद उन्हें डीडी के मौत की खबर मिलती है, जिससे केडी पूरी तरह से टूट चुका था, पर वह जानता था ये होना ही था, इसलिए उसने खुद को मजबूत किया। खुद और अपने परिवार को छुपाने का सोचता रहता कि दुश्मनों की नजर पड़ जाती तो वह तब तक पीछा करते हैं जब तक वह अपना काम खत्म नहीं कर ले, और उन सब की नजर केडी पर भी पहुंच चुकी थी। केडी, अधीरा और छोटी सी जानवी, प्रीता, चारों ही अपने छोटे से आशियाना में बहुत खुश थे। सभी अपने लाइफ में खुश थे। एक दिन ऐसे ही तीनों मस्ती कर रहे थे, अचानक कोई दरवाजा खटखटाता है। केडी का घर कोई छोटा मोटा घर नहीं था, भले ही वह अकेले रहा हो, पर उसने अपनी कमाई से एक अच्छी खासी विला तैयार करवाया था, और इस तरह से किसी का गेट खटखटाना उसे खटक गया। वह सीसीटीवी कैमरा के जरिए जब देखता है तो उसकी हैरानी से आंखें बड़ी हो जाती है। बाहर उसके सारे गार्ड मरे पड़े थे और वही डोर पर काफी लोग खड़े थे। ये देख उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है। तभी अधीरा और उसके बाद भी छोटी सी जानवी को लेकर उसे कमरे में पहुंचते हैं, क्योंकि अचानक सीसीटीवी कैमरा वाले रूम में जाने से सभी घबरा गए थे। वह अंदर जाकर देखते हैं तो वह भी हैरान हो जाते हैं। प्रीता पैनिक करने लगती है, पर केडी उन्हें शांत कराते हुए बोलता है, देखो प्रीता, इस समय मैं जो कह रहा हूँ वह बात मानो, तुम यहाँ से तुरंत जानवी को लेकर निकलो पीछे के रास्ते से, जो कि सबके नजर में बंद है, और वहाँ एक रास्ता है जो तुम्हें पता है, तुम निकले, बाकी मैं लोगों को देखता हूँ, क्योंकि यह कभी भी दरवाजा तोड़ सकते हैं। तभी प्रीता नामे सिर हिलाते हुए, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर, आप भी चलिए मेरे साथ। पर केडी के बार बार समझाने पर प्रीता जानवी को लेकर उस रास्ते से बाहर निकल जाती है। वही केडी अब तक पुलिस को इन्फॉर्म कर चुका था। तभी केडी अधीरा को वहां से लेकर निकलने ही वाला होता है, भी सभी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, और उन दोनों को बाहर भागते देख वह उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और तभी एक आदमी वहां पर आते हुए हंसते हुए बोलता है, क्या बात है, इतने बड़े साम्राज्य, डीडी द माफिया का बेटा, इतना बड़ा डरपोक, तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। उन सभी की ऐसी बातें सुन केडी, जिसके हाथ में एक बंदूक था जो उसने अपने सेफ्टी के लिए तो रखा था, पर उसे चलाना नहीं आता था, उन सभी की बात सुन उसका हाथ कांपने लगता है, और उसका हाथ कांपते देख सभी एक दूसरे को देख हंसने लगते हैं। वही अधीरा जो ये सब देख रहा था, वह गुस्से में उन सभी को देखने लगता है। तभी उस आदमी की नजर अधीरा पर जाती है तो वह उसे देखते हुए बोलता है, क्या बात है बाप, इतना बड़ा डरपोक, और बेटा मुझे आंखें दिखा रहा है, तुझे पता है मुझे आंखें दिखाने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद आए। ये कह वह अपने केडी पर पैर से एक जोर से वार करता है। केडी भी एक जोर की चीख के साथ नीचे गिर जाता है और उसकी बंदूक उससे दूर जाकर गिरती है। तभी एक औरत की चीखने की आवाज आती है। सभी उस तरफ देखते हैं तो कुछ गार्ड वहां से प्रीता और जानवी को पकड़कर खींच कर ला रहे थे। ये देखते ही केडी के आंखों में आंसू आ जाता है। वह अपने आप को असहाय समझ रहा था। अगर आज उसने अपने पिता के रास्ते पर चला होता तो कम से कम इतने लोगों से वह लड़ सकता था। आज उसे अफसोस होने लगा था। उसे अपने सामने अपने मौत नजर आ रही थी। तभी उस औरत को देखते हुए वह आदमी उसे ऊपर से नीचे देखते हुए, अरे वाह, माफिया वर्ल्ड की बहुरानी तो बड़ी खूबसूरत है, ये कह वह एक गंदी सी हंसी से उसके तरफ देखता है। अधीर के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। तभी वह आदमी उन सभी को प्रीता को छूने के लिए बोलता है। वही प्रीता को देख जैसे ही वह आदमी जाकर उसके पास उसे छूने वाला होता है, अधीरा जो कि लगभग 10 से 12 साल का था, वह उसे प्रीता से दूर धकेल देता है। उसके ऐसा करते ही वह आदमी 2 कदम दूर हो जाता है। तभी अधीरा अपना हाथ दिखाते हुए, मेरे फैमिली से दूर रहना, नहीं तो मैं ऐसी मौत तुम्हें दूंगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। अधीरा की ऐसी बातें सुन वह आदमी हद से ज्यादा गुस्से में बौखला जाता है कि एक इतना छोटा लड़का उसे धमकी दे रहा है। ये सुन वह बोलता है, तू पिद्दी सा लड़का मुझे धमकी देगा। अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है तो एक बॉडीगार्ड उसके पास जाता है तो अधीरा उसे खुद से पुर धकेल कर उसे एक लात मारता है, वह गिर जाता है।
पर था तो वह बच्चा 3-4 बॉडीगार्ड जाकर उसे कस के पकड़ लेते हैं। अधीरा खुद को छुड़ाने लगता है, पर वह छुड़ा नहीं पाता। तभी वह आदमी और अधीरा के पास जाता है और उसके गाल पर एक जोर सा तमाचा मारता है, जिससे अधीरा के गाल एक तरफ झुक जाते हैं। फिर भी उसकी आंखें गुस्से से लाल उसे ही घूर रही थी। तभी वह आदमी बोलता है, साले तेरा बाप तो चूड़ी पहन कर बैठा है, पर तेरी आंखों में मुझे उस डीडी की परछाई दिख रही है और तुझे मैं कैसे जिंदा रहने दूं। पर उसके पहले तेरे दिल में एक दहशत फैलाना तो जरूरी है, क्योंकि आज तक मेरे ऊपर किसी ने एक नजर नहीं देखा और तू तो चिल्लाया है। ये बोल वह प्रीता का हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेता है। ऐसा होते ही प्रीता जोर से रोने लगती है और वह उस इंसान से खुद को छुड़ाने लगती है। तभी केडी उसके पास जाने को होता है कि एक इंसान केडी के सिर पर पैर रखकर उसे पकड़ लेते हैं और वही प्रीता खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगती है। उसके ऐसा करते ही वह आदमी उसके बालों को जोर से पकड़कर बोलता है, ठीक खूबसूरत है तो क्या तू इतने नाटक करेगी? ऐसे मानना पड़ेगा, 2 बच्चे होने के बावजूद तेरे फिगर पर कोई असर नहीं है। और यहाँ 2 बच्चों को याद आया, अरे ओ भवानी, एक लंबा चौड़ा आदमी वहां पर आता है। तो वह बोलता है, जा जरा इस छमिया के बच्चे को भी तो खोज कर ला, जरा उसे भी तो देखूं इस माल की क्या माल है। ये सुनते प्रीता उसके गालों पर एक जोर का थप्पड़ लगाते हुए बोलती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची के बारे में ऐसी बात करने की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह बोल खुद को छुड़ाने लगती है तो वह इंसान उसे वहीं पर दूर धकेल देता है और बोलता है, कुछ ज्यादा ही तेरे हाथ नहीं चल रहे हैं। ये कह वह पैरों से उसके पेट पर एक जोर से वार करता है। उसके ऐसा करते ही प्रीता की एक जोर की चीख निकल जाती है, जिससे केडी की हालत खराब हो जाती है। वही अधीरा भी जोर से चिल्लाने लगता है। वह खुद को छुड़ाने लगता है और वह छुड़ा के एक पैर पर जोर से मारता है तो एक के प्राइवेट पार्ट पर खुद को छुड़ा वह एक चाकू लेकर उसे इंसान के चेहरे पर एक बड़ा सा कटकर वार करता है, जो उस इंसान के आंखों से होते हुए गाल तक पूरे चीरते हुए जाता है। वह आदमी दर्द से चिल्ला उठता है, उसके चेहरे से खून निकलने लगा था। वह एक ऐसा निशान था जो पूरी जिंदगी खत्म नहीं होने वाला था। वह आदमी बॉडीगार्ड से अधीरा को मारने का इशारा करता है। वह सभी उस बच्चों को मारने लगते हैं। प्रीता चिल्ला उठती है। तभी वह आदमी बोलता है, वैसे तो मुझे तुम सभी को खत्म करने के लिए कहा गया था और तेरे हाथ कुछ ज्यादा ही चलते हैं, तो क्यों ना तेरे जुबान और तेरी हाथ सब कुछ बंद कर दूं, उसके बाद तुझे मौत के दर्शन कराता हूं। ये कह वह उसे गंदी नजर से देखने लगता है। यह महसूस होते ही प्रीता डर से सहम जाती है। उसे अंदाजा हो गया था कि उसके साथ क्या हो सकता है। वह रोते हुए अपने बेटे को और अपने पति को देखते हैं, जो दोनों की दोनों और असहाय थे। अधीरा खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रह जाता है और वह छुड़ा नहीं पाता। वही केडी की हालत बद से बदतर हो गई थी। तभी वह शख्स प्रीता को खींचकर वहीं पर धकेल देता है और उसके ऊपर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये देखकर केडी चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है तो फिर से उसके सिर पर वार करते हैं, जिससे वह वहीं पर गिर जाता है। वही अधीर की हालत बहुत खराब थी। तभी प्रीता एक जोर से वार करती है तो वह आदमी साइड में गिर जाता है। ये देखते ही प्रीता वहीं पर पड़ा चाकू उठा, उस चाकू को अपने हाथों में लिए बोलती है, मुझे नहीं पता इसके बाद मेरे परिवार का क्या होगा, पर मैं तुम्हें कभी अपने आप को हाथ लगाने नहीं दूंगी और तुमने जो मुझे हाथ लगाया है उसकी सजा मैं खुद को दूंगी। यह सुनते ही केडी नाम में सिर हिलाता है तो प्रीता रोते हुए अधीरा को देखते हुए बोलती है, मेरा बच्चा, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत। मैं तुम्हें कभी नहीं चाहती थी कि तुम ऐसे बनो, पर अब मैं खुद चाहती हूँ कि तुम अपने परिवार के साथ हुए और अपनी माँ के साथ हुआ हर एक शख्स से बदल लोगे। तभी वह शख्स हंसते हुए बोलता है, चल चाकू रख, ये नाटक छोड़, तेरी खूबसूरती को देख मैं तुझ पर रहम कर सकता हूँ। तेरे इस पति और बेटे को मारकर तुझे मैं छोड़ सकता हूँ या फिर मैं तुझे अपनी रखेल बना सकता हूँ। वह इतना ही का पता है कि प्रीता उससे ज्यादा कुछ भी नहीं सुन पाती और खुद का गला काट लेती है। केडी और अधीरा की जोर से चीख निकल जाती है। अधीरा अपने उन यादों से, जो अतीत का एक बहुत बड़ा जख्म था, जिसे अनजाने में आशिमा ने खुरेद दिया था, आज वह उस अतीत में पहुंच चुका था, जिसे याद कर उसकी रूह कांप जाती है, जिसको उसने अपने दिल में दफन कर चुका था। खुद को एक ऐसा इंसान बना चुका था जिसके अंदर किसी के प्रति कोई इमोशन नहीं थे। पर आशिमा का बार बार उसे इस तरह बोलना उसके अंदर ही अंदर उसे कई मौत मारता था। आखिर यह वह लड़की थी जिसे वह अपनी माँ के बाद किसी से इतना ज्यादा प्यार किया था। अधीरा वही कब्रिस्तान में पड़ा हुआ था। उसने अपनी माँ को अग्नि में हिंदू विधि द्वारा नहीं अंतिम संस्कार किया था, बल्कि उसे दफनाया था। वह फिर से अपने अतीत की यादों में खो जाता है। प्रीता के खुद के सुसाइड कर लेने के बाद वह शख्स बेचारा सा मुंह बनाते हुए, अरे आधे घंटे बाद मरती तो क्या ही हो जाता तुम्हारा। फिर अधीरा और केडी की तरफ देखते हुए, कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों का काम तमाम कर देता हूँ। ये कह वह जैसे ही कुछ करने वाला होता है वैसे ही एक आदमी भागते हुए आता है और बोलता है, बॉस, बाहर कई सारी पुलिस ऑफिसर आए हैं और वह इसी कमरे के पास आ रहे हैं, कुछ ही सेकंड में वह पहुंच जाएंगे। वह शख्स भी जैसे ही यह सुनता है उसके सर पर मारते हुए, क्या ये बात पहले नहीं बता सकता था?
ये बोल वह इधर उधर देखने लगता है, तभी दरवाजा के नजदीक कोई आने लगता है तो सभी के सभी तुरंत पीछे की तरफ से भागते हैं। वह शख्स उन दोनों की तरफ देखते हुए, मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा नहीं, फिर अधीरा की तरफ देखते हुए, तुझे तो ऐसी मौत दूंगा कि तेरी रूह भी कांप जाएगी। ये बोल चला जाता है। वहीं उन सब के छोड़ जाने के बाद केडी बड़ी मुश्किल से उठते हुए प्रीता के पास जाता है और उसके गल थपथपाने लगता है, पर कोई फायदा नहीं। तभी पुलिस भी वहां पर आ जाती है और यह सब देख वह भी हैरान हो जाती है। वही केडी को अचानक अपने बच्चों की याद आती है तो वह प्रीता को छोड़कर पुलिस ऑफिसर के साथ जानवी को खोजने चली जाती है। वह देखते हैं कि बाहर एक बैकयार्ड के पीछे एक घटी कुटी आवाज आ रही है, पर जैसे ही वहां जाते हैं देखते हैं एक बड़े से बॉक्स में हल्की हल्की आवाज आ रही थी। केडी जाता है तो देखता है वहां पर जानवी को डाला गया था। शायद प्रीता अंदर जान चुकी थी कि कुछ तो हुआ है। वह जानवी को एक कंटेनर जो कि बहुत बड़ा सा था उसमें छुपाकर भागती है, क्योंकि उसे शक था कि कोई जानवी को पकड़ ना ले। शायद ये सुनने में अजीब होता, पर उसे उस समय जो भी समझ आया उसने किया और हुआ भी ऐसा। सभी पीछे के रास्ते से गए तो उन्हें जानवी कहीं नहीं दिखे और वह पुलिस की डर से चले गए। वही केडी अंदर आता है और बड़ी मुश्किल से खुद को समेट जाकर प्रीता को अपनी गोद में ले लेता है। इस समय उन सब का दर्द ऐसा था कि कोई कुछ समझ नहीं पाया। तभी पुलिस केडी से बोलता है, हमें इनका पोस्टमार्टम करना होगा। ये कह वह जैसे ही उसे छूने लगता है वैसे ही अधीरा तेज आवाज आती है, उन्हें छूने की गलती भी मत करना। किसी की इतनी तेज दहाड़ सुन सभी उधर देखने लगते हैं तो अधीरा उस पुलिस वाले को देख बोलता है, अगर आज तुम सभी समय पर आया हो तो आज मेरी माँ जिंदा हो। अधीरा एक बच्चा ही, पर उसकी ऐसी आप बातें सुन वह पुलिस वाला डरकर एक कदम दूर हो जाता है, क्योंकि अधीरा की आंखें आग उगल रही थी। तभी अधीरा अपने आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए, अधीरा पुलिस कुछ नहीं होता है, एक गुंडा आया और मेरी माँ को जान से मारकर चला गया और तुम सब कुछ नहीं कर पाए। फिर वह प्रीता के पास जाकर बैठकर होता है, माँ आज मेरा प्रॉमिस करता हूं मैं एक ऐसा माफिया बनूंगा कि मेरे नाम से पूरा पुलिस क्या पूरी माफिया थर थर कांपेगी। किसी की हिम्मत नहीं होगी मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर एक उंगली उठाने की। तुझे तो खो चुका हूं, पर तेरी मौत का बदला मैं उससे हर इंसान से लूंगा जिसने मेरे पूरे फैमिली को आज इस हाल में कर दिया। अधीरा की आंखें आग उगल रही थी और अधीरा को ऐसे देख केडी कदरोते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता है तो अधीरा उसके हाथ झटक खुद से दूर कर देता है। कुछ देर बाद सभी एक कब्रिस्तान के पास थे, जहां पर अधीरा जो सिर्फ 12 से 13 साल का था वह कब्र खोद रहा था। केडी अपने खाली आंखों से अपनी बेटे को देख रहा था, जिसने अपने मां को जलाने नहीं दिया क्योंकि वह अपनी मां को खत्म नहीं होने देना चाहता था। पूरी कब्र खोदने के बाद वह प्रीता को उसे उसमें दफन देता है और मिट्टी पाट वह वहीं पर बैठकर उसे बोलता है, आज से कसम खाता हूं मां, तेरे गुनहगार का मौत की सजा जरूर दूंगा, ऐसा जैसा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। केडी को अपने बेटे से ही डर लगने लगा था। कुछ समय बाद वह अपने घर आ जाते हैं। वही जानवी जो रोते रोते ही अब शांत हो चुकी थी, शायद उसे यह पता चल चुका था अब उसकी मां वापस नहीं आने वाली है। वही केडी अपने बैग पैक करने लगता है, शायद वह कुछ सोच रहा था और इस दुनिया से दूर जाना चाहता था अपने बच्चों को लेकर। केडी जो अपने बच्चों का चेहरा देख अपने दर्द को अंदर समेट देता है, वह अधीरा को बुलाने के लिए कमरे में जाता है तो सामने का दृश्य देख जोर से उसकी चीख निकल जाती है। अंधेरा आईने में खुद को देखते हुए एक चाकू से अपने माथे से होते हुए अपने गाल तक एक चाकू से चीरा लगा गहरा घाव दे रहा था, जिससे उसके चेहरे पर लगातार खून टपक रहा था, पर उसके मुंह से एक चीख नहीं निकल रही थी। आंखें बेहद लाल। तभी केडी जाकर उसकी चाकू को छीनकर फेंक देता है और उसे देख बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो। अधीरा जैसे ही यह सुनता है वह अपने चेहरे के घाव को छूकर बोलता है, ये वह निशान है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा कि इसी निशान ने मेरी मां को मारा है। दरअसल अधीरा ने अपने चेहरे पर वही निशाना बनाया था जो उसके चाकू के वार से उस शख्स के ऊपर निशान बना था। शायद वह उस इंसान को भूल ना सके, इस वजह से उसकी निशान को खुद के चेहरे पर दे देता है, जिससे वह कभी जिंदगी में ना भूल सके कि यह निशान किस वजह से और उसका मकसद क्या है। और वही निशान आज तक उसके चेहरे पर बना हुआ है जो उसे एक खतरनाक लुक देता है। वही केडी अपने बेटे के देख डर जाते हैं और मन ही मन में प्रण करते हैं, मैं तुम्हें इस दलदल में नहीं फंसने दूंगा। माफिया ही बनना है, ना बंदूक ही उठाना है, ना तो मैं उठाऊंगा, पर तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। अपने मन में ये प्रण कर वह अधीर और जानवी को लेकर इस शहर से दूर चले जाते हैं। वही अपने अतीत की यादों से खोया अधीर अपनी आंखें खोलता है तो लगभग रात हो चुकी थी। मौसम में ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी। भी अधीरा उठकर एक बार उस कब्र को देख फिर वहां से चला जाता है। अधीरा आसिमा की बातों से आहत होकर वह अपने अतीत के जख्म पर फिर से उस दर्द को महसूस करने लगा था। कुछ समय बाद वह वहां से चला जाता है। वही आसिमा घर पर बेहाल और परेशान थी, क्योंकि अधीरा को नहीं किसी पुलिस वाले ने पकड़ा और ना ही उसका सबूत उसका गुनाह कबूल हुआ। ऐसा नहीं था कि आशिमा उसे जेल पहुंचाना चाहती थी, पर वह हमेशा सत्य के लिए लड़ी थी और शायद यही वजह था कि वह जान से ज्यादा प्यार करने वाले अधीरा के ऊपर इतनी बड़ी मर्डर केस को लगाने चली थी।
सबूत न मिलने पर आशिमा के दिल को एक सुकून था, लेकिन वह फिर भी अधीरा के लिए परेशान थी, क्योंकि वह जिस इंसान से प्यार करती थी उस इंसान को एक मर्डर के रूप में नहीं देख सकती थी। वह एक सिंपल सी लाइफ चाहती थी और उसकी लाइफ उतनी ही सिंपल नहीं थी जितनी दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजवंश हाउस में इस समय सभी डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। वही आलोक बार बार अपनी घुरती हुई भी नजरों से आदित्य को तो कभी मारिया को देख रहा था। हुआ यूं था, जब सुबह जब वो सुधा को लेकर वहां से जाने को हुआ तो उसकी गाड़ी चारों के चारों ही पंचर मिली, और जब वह राजवंश विला से कोई गाड़ी लेकर जाना चाहा तो सारी गाड़ी बुक थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसे यहां से न जाने देने का ये सारा जुगाड़ बैठाया गया है। पर तभी पृथ्वी आलोक को समझाता है कि वह दूसरे दिन चला जाएगा, ये कह वह उसे रोक देता है। वही आज का खाना प्रिया ने बनाया था, क्योंकि उसकी पहली रसोई थी। खाना बेहद लजीज बना हुआ था, जिससे सभी उसकी तारीफ करते हैं और सभी अपने अकॉर्डिंग उसे गिफ्ट देते हैं। प्रिया को इतना बड़ा परिवार पाकर ही उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट मिल चुका था, पर रस्म के हिसाब से वह सारे गिफ्ट को कलेक्ट कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ सनाया अपने अपार्टमेंट में इस समय डिनर को लाकर मेज पर रख रही थी, और वही मेज पर शिव बैठा अपने फोन में कुछ ईमेल कर रहा था। तभी सनाया घुरकर शिव से बोलता है, भाई यदि आपका हो गया हो तो अब आप डिनर कर लीजिए, आपकी वजह से मैं इतना देर से खाती हूँ। शिव अपने मोबाइल में देखते हुए, तो तुम्हें कहा कौन है, तुम मेरा वेट करो, तुम्हें खाना है तो खा लो। तभी सनाया सारा खाना टेबल पर रख सनाया गुस्से में, बस बहुत हुआ, ये बोल वह मोबाइल छीनने लगती है। तभी शिव बोलता है, अच्छा ठीक है बाबा रुको, ये बोल वह उस मोबाइल लेकर एक ईमेल को सेंड कर उसको टेबल पर रखता है। तभी उन दोनों को महसूस होता है कि एक जोड़ी आंखें उन्हें ही देख रही है। दोनों ही नजरें उठा जब उधर देखते हैं तो वहां पर पीयूष अपने चश्मे को एडजस्ट करते हुए उन्हें दोनों को देख रहा था, या ये भी कहा जा सकता है कि घूर रहा था। पर कोई और भी था जो पीयूष को घूर रहा था, वह कोई और नहीं शिव था। दरवाजा जो कि सिर्फ चिपकाया गया था, पीयूष उसे एक ही बार धकेलता है तो खुल जाता है, पर सामने का नजारा देखा उसका बच जाता है। पर खुद को शांत कर वह अंदर आता है और टेबल पर बैठ सारी डिशेज को खोलकर देखते हुए बोलता है, वैसे सनाया तुमने क्या बनाया है आज? ये बोल वह ऐसे बॉक्स को खोल रहा था जैसे यह उसका रोज का हो। वही सनाया पीयूष को ही देखे जा रही थी। थाली लगाकर पीयूष अपने थाली में आलू गोभी मटर की सब्जी, चपाती और चावल रख वह चुपचाप खाने लगता है। ये देख सनाया उसे घूरते हुए, पीयूष तुमने हाथ ही धुला है? ये सुनते ही पीयूष उसे आंखें छोटी कर बोलता है, मेरा हाथ क्लीन था, मुझे धोने की आवश्यकता नहीं। ये बोल वह शिव को घूरते हुए खाना खाने लगता है। वही शिव को जो अब बर्दाश्त नहीं होता, वह थोड़े गुस्से में बोलता है, मिस्टर पीयूष मेरे हिसाब से आपको इतनी तमीज होना चाहिए कि किसी के घर में ऐसे अचानक नहीं घुसना चाहिए। वह इतना ही का पता है कि पीयूष उससे पहले ही बोलता है, मैं सनाया का बॉयफ्रेंड हूं। ये सुनते ही पीयूष शिव को देखने लगता है। सनाया हड़बड़ा कर नाम में सिर हिलाती है, तभी उसकी नजर घुटती हुई पीयूष की आंखों पर जाती है तो वह हाँ में बोलती है। शिव सनाया से, यह क्या कह रहा है सनाया? सनाया बोलती है, नहीं मेरा मतलब बॉयफ्रेंड नहीं फ्रेंड है। तभी पीयूष अपना खाना खाते हुए बोलता है, तो मिस्टर चाहे फ्रेंड चाहे बॉयफ्रेंड, और मेरा तो इससे रिश्ता है। पर हु आर यू? ये सुनते ही शिव उसे देख बिना किसी भाव के बोला, सनाया मेरी फैमिली है और शायद इतना इंट्रोडक्शन तुम्हारे लिए काफी होगा। ये सुन पीयूष बोलता है, फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं और तुम किस कैटेगरी में आते हो मुझे बस ये बताओ। ये सुन शिव उसे घुरते हुए बोलता है, मैं इसका भाई हूं और भाई होने के नाते मैं चाहता हूं कि तुम यहां से तुरंत दफा हो जाओ। मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल नहीं पसंद आए। तभी पीयूष उसे देखते हुए बोलता है, तो मैं कौन सा कह रहा हूं कि आप मुझे पसंद करो? मुझे तो सनाया को पसंद करना है। ये सुन शिव चिढ़ जाता है। वही सनाया उन दोनों को ही देख रही थी। शिव खुन्नस में वहां से उठता है और अपना मोबाइल लेकर सनाया और पीयूष को खोलते हुए वह बालकनी में चला जाता है। वही उसको सनाया के कमरे में जाते देखा पीयूष भी अपना खाना छोड़ गुस्से में उठता है और अपने हाथ और मुंहपोछ तुरंत सनाया का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए लेकर चला जाता है। अचानक खुद के खींचे जाने से सनाया संभल नहीं पाती और उसके साथ खींचती चली जाती है। तभी पीयूष उसे बालकनी की दीवार से लगा उसे घुरते हुए बोलता है, इस तरह से इतनी रात को किसी अनजान लड़का को बुलाना क्या ये सही है? तो सनाया पीयूष से खुद को दूर करने की कोशिश करते हुए बोलती है, और इस तरह किसी अनजान लड़का का किसी लड़की के घर पर इस तरह से आना ये कहाँ का मैनर है? ये सुनते ही पीयूष उससे चिढ़ जाता है। सनाया के बेहद करीब आते हुए बोलता है, क्या मैं इतना अनजान हूँ? ये बोल वह अपने होंठ उसके होठों से बेहद करीब लाकर रोक देता है। उसके ऐसा करते ही सनाया के पूरे बॉडी में एक सनसनी से फैल जाती है। तभी सनाया उसे खुद से दूर धकेलते हुए उससे बोली, पीयूष ये बचकानी बातें छोड़ो और दूर हटो मुझसे। वह इतना ही कह पाती है कि पीयूष उसे कमर से पकड़ अपने पास खींच लेता है और उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। उसके ऐसा करते ही सनाया अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह पीयूष उसे किस करने लगता है। लगभग 5 मिनट बाद वह सनाया को छोड़ता है।
तो सनाया गहरी गहरी सांस लेने लगती है। पीयूष उसका चेहरा एक हाथों में लिए बोलता है, तुम मुझसे जितना दूर जाने की कोशिश करोगी उतना ही नजदीक में तुम्हारे आता रहूंगा। इसलिए कभी भी मुझे खुद से दूर मत करना, क्योंकि वह इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है, और यदि पॉसिबल है तो वह सिर्फ मौत है जो मुझे तुझसे दूर कर सकता है। वो इतना ही कह पाती है कि सनाया उसके मुंह पर हाथ रख चुकी थी। पीयूष उसके ऐसा करते ही उसके हाथ हटाकर अपने हाथों में फंसा बोलता है, सिर्फ मौत का मंजर सुन तुम इस तरह से रिएक्ट कर रही हो तो सोचो जब तुम मुझसे खुद से दूर चली जाओगी तो क्या होगा। सनाया की आंखें नम हो जाती है और चेहरा नीचे। तभी पीयूष बोलता है, अभी भी समय है सनाया, हाँ कर दो, चलो दोनों शादी कर लेते हैं। ये सुन वह पीयूष को देखने लगती है तो पीयूष बोलता है, शादी कर छोटी सी दुनिया बसाते हैं जिसमें मैं और तुम और हमारा एक छोटा सा परिवार, फिर उसके बाद हमारे 2 बच्चे। एक छोटा सुखी परिवार की जीवन जिएंगे। उसकी ऐसी बातें सुन सनाया उसके गाल पर एक धीरे से थप्पड़ लगाती है और बोलती है, शादी हुई नहीं, बच्चों के बारे में भी सोच लिए। तभी पीयूष उससे थोड़ा दूर होते हुए बोलता है, बहुत कुछ सोच रहा है, यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि भाई मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है और मुझे किसी और से नहीं तुमसे ही चाहिए। फिर पीयूष, वैसे भी मैं अपने सारे नकचड़े दोस्त से पहले बेबी चाहता हूँ। प्रिया और उस अर्जुन से पहले, कीर्ति और वीर से पहले, और आन्या आदित्य से पहले। वह इतना ही कह पाता है कि सनाया के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है जिसे पीयूष अच्छे से देख पा रहा था। पीयूष उसके मुट्ठी वाले हाथों में अपने हाथों को फंसा खोलते हुए बोलता है, पास्ट को पास्ट रहने दो सनाया। उसे प्रेजेंट और फ्यूचर में लाओगी तो खुद की जिंदगी तो बर्बाद होगी, साथ में अपने से जुड़े सारे इंसान की जिंदगी। ये सुन सनाया को अपनी गलती का एहसास होता है और वह आगे बढ़कर अपना सिर पीयूष के सीने पर रख देती है और उसकी कमर में हाथ डाल बांध लेती है। पीयूष अपना हाथ उसके पीठ पर रख देता है और उसे अपने सीने पर सनाया के आंसू महसूस होते हैं। कुछ देर बाद सनाया सिर ऊपर करती है और बोलती है, तुम जिस लड़की से शादी करना चाहते हो क्या तुम उसके पूरे पास्ट से वाकिफ हो। ये सुनते ही पीयूष बोलता है, नहीं हूं वाकिफ। ये तो नहीं पता कि तुम्हारा पास्ट क्या है, पर यह मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा पास्ट जो भी है बहुत गहरा है, जो तुमसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है और वह तुम्हारी लाइफ से कभी दूर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में उसके लिए बेइंतहा प्यार इंतजार देखा है, और तुम उस पास्ट में जाना नहीं चाहती और उस पास्ट को भूल भी नहीं सकती। पर फ्यूचर में तुम मेरे साथ अपनी लाइफ जीना चाहती हो और मुझे सिर्फ इससे मतलब है, और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे इस दिल में सनाया की सीने पर हाथ रखते हुए यहाँ पर अपनी खुद की एक जगह बनाई है। ये सुनते ही सनाया हाँ में सिर हिलाती है और पीयूष के सीने में अपना सिर रख लेती है और मन में बोलती है, आदित्य मेरा फ्यूचर में बढ़ना बहुत जरूरी है। ये सच है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से अपनी जिंदगी से नहीं निकालना चाहती हूँ, क्योंकि तुम मेरे रूह के उस हिस्से में बसे हो जिसे मैं कभी दूर नहीं कर सकती। पर हाँ, पीयूष ने मेरे दिल में अपने लिए जगह बना चुकी है जो आज तक किसी ने नहीं बनाई, और मैं भी उसके साथ आगे बढ़कर तुम्हारी जिंदगी और अपनी जिंदगी को आसान करना चाहती हूँ और एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहती हूँ। ये सब सोचते हुए उसकी पकड़ पीयूष के कमर पर कसती जाती है। वहीं दूसरी तरफ डोर पर खड़ा शिव उन दोनों की बातों को सुन भी रहा था और दोनों के कन्फेशन को सुन और समझ भी रहा था। उसे अपनी बहन के चुने हुए साथी से कोई आपत्ति नहीं थी, वह खुश था, पर फिर भी उसके चेहरे पर एक नासमझी और नाराजगी थी, और वही ये थी, उसके दिमाग में एक बात घर कर गई थी। सनाया के आंखों में अतीत का दर्द, और वह इस अतीत के दर्द को जानना चाहता था कि आखिर किसने उसकी बहन को इतना दर्द दिया है कि वह आज ऐसी हो गई है। और उसने जब से पीयूष की मुंह से किसी और से प्यार करना सुना तो शिव को बस इतना ही समझ में आया कि वह इंसान उसकी बहन को बहुत बुरी तरह से धोखा दिया है, और जिसने भी दिया है वह उसे नहीं छोड़ेगा। ये सोच वह बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजवंश विला में आदित्य अपने स्टडी रूम में बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था, जैसे काफी स्ट्रेस में हो। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है, सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक होती है। ये सुन वह पीछे देखता है तो वहां पर मारिया खड़ी थी। मारिया उसके पास जाती है और उसी के बगल में खड़ी होकर बोलती है, मेरी बेटी की जिंदगी तुमसे जुड़ी है और इस तरह की हरकत करना तुम्हें तुम्हारी मौत के करीब लेकर जा सकती है। ये बोल आदित्य से सिगरेट छीन लेती है और खुद के मुंह में लगाकर उसके कस लेने लगती है। उसके ऐसा करते ही आदित्य उधर घूमते हुए, और आपको नहीं लगता कि सिगरेट आपके लिए भी हानिकारक है? तो मारिया एक कस सिगरेट के और लेते हुए बोलती है, नहीं, मेरे जीने और मरने से किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है। ये सुनते ही आदित्य उसे देख बोलता है, मुझे पड़ता है फर्क। ये सुनते ही मारिया हंसते हुए बोलती है, अच्छा, और वह भला क्यों? तभी आदित्य थोड़ा इमोशनल होकर, क्योंकि आप वह इंसान है जो मेरी माँ के सबसे ज्यादा करीब थी, जिसके बारे में मेरी माँ कभी कहते हुए नहीं थकती थी, जिसकी माँ के हर दूसरे बातों में आपका जिक्र होता था। ये सुनते ही मारिया के चेहरे पर एक अलग ही भाव और इमोशन आ जाते हैं। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वह आदित्य की तरफ देखती है। आदित्य, वह अभी भी खुला जिंदा है, मैं उसकी मौत देखना चाहती हूँ। ये सुन आदित्य मारिया को देखने लगता है जिसके हाथ वही रेलिंग पर कसते जा रहे थे और आंखें आग उगल रही थी।
आदित्य सामने चांद को देखते हुए बहुत जल्द उनकी मौत करीब आएगी। बस एक बार जंगल से आए हुए वह सारे जानवर जो हमारे क्षेत्र में आ चुके हैं, बस उन्हें ठिकाने लगा दूं, उसके बाद मौत का वह तांडव होगा कि हमारी परिवार की तरफ नजरें करने से भी लोग की रूह कांप जाएगी। मारिया भी सामने देखते हुए, और मैं उसे मौत के तांडव का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। जब मैं खुद अपनी इन्हीं हाथों से, मारिया अपने दोनों हाथों को देखते हुए बोली, इन्हें हाथों से मैं खून की होली खेलूंगी। उस दिन मेरे अंदर की लगी आग शांत होगी और तब जाकर मैं एक सुकून की मौत मरूंगी। ये सब कहते हुए मारिया की आंखें इतनी लाल थी, कोई भी उससे नजरें मिला ले तो एक पल के लिए उसके रोम कांप जाए। वही मारिया अपनी एक नजर पीछे करती है जहां खड़ा आलोक उन दोनों की बातें सुन वहीं पर पड़ा चेयर को पकड़ लेता है और दोनों की ही बातें सुन उसके अंदर एक अजीब सा डर फैल जाता है। डर यह नहीं था कि उसे किसी की मौत के सुनने से डर लग रहा था। एक बार फिर उसका परिवार पर मौत का अतीत दोहराएगा और जिन चीजों से वह दूर भाग रहा है वह सामने आएगा। मारिया को खुद की तरफ देखते देखा लोग अपनी कदम पीछे ले लेता है। उसे मारिया का ये रूप देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह उसका प्यार, उसकी पत्नी, उसकी बच्ची की मां है। ये तो कोई और ही रूप लग रही थी, जैसे साक्षात किसी काली का रूप हो जो खून की प्यासी हो। आलोक तुरंत वहां से निकल जाते हैं। बड़ी दूर किसी एक गांव में छोटे छोटे घर बने हुए थे। एक पूरा एरिया बड़ा एक गुरुकुल के जैसा लग रहा था। वही एक कमरे में एक बैठा बुजुर्ग जिसके चेहरे पर बहुत बड़े बड़े दाढ़ी थे। उम्र के पड़ाव देखकर ही समझ आती थी कि उनकी उम्र बहुत है, पर माथे पर एक तेज था। वह किसी ध्यान में बैठे हुए थे। वह अपनी आंखें खोलते हैं तो सामने किसी को बैठा पाते हैं। सामने उस औरत को देख उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। सामने गायत्री बैठी थी जो पिछले कुछ दिनों से गुरुजी के जागने का इंतजार कर रही थी, पर गुरुजी ध्यान में पूरे मगन थे। गायत्री को आता देख गुरुजी सिर्फ एक शब्द बोलते हैं, बहुत सही समय पर आई है गायत्री। ये सुनते ही गायत्री उनके सामने हाथ जोड़ती है। गुरुजी, आपको तो सब पता है, आपको तो ये भी पता होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं इस बेचैनी का निवारण चाहती हूँ। ये सुनते ही गुरुजी उसे अपने पास बुलाते हैं तो गायत्री उनके पास जाकर बैठ जाती है। वही गुरुजी उनके सिर पर हाथ रखते हैं। लगभग 1 मिनट के मंत्र ध्यान करने के बाद वह उसे देख बोलते हैं, तुम जो चाहती हो वह कभी नहीं हो सकता। ये सुनते ही गायत्री घबराई नजरों से उन्हें देखने लगती है तो गुरुजी थोड़े एक्सप्रेशन चेंज करते हुए, जो होनी उस ऊपर वाले ने लिख दिया है उसको कभी टाला नहीं जा सकता, और यदि मैंने उस होनी को टालने की कोशिश की तो शायद ऐसा होगा जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। इसलिए कभी भी नियति से कभी भी छेड़खानी करनी चाहिए। गायत्री असहाय होकर उनको देखते हुए, पर गुरुजी इसकी शुरुआत हो चुकी है और मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या वह उसी ने सब कुछ किया है। ये सुनते ही गुरुजी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह बोलते हैं, क्या तुम्हें मेरे भविष्य पर कोई संदेह है। ये सुनते ही गायत्री का दिल डर से कांप जाता है और वह आज से 15 साल पहले की बातों में खो जाती है। फ्लैशबैक, जब वह राजवंश विला, जो कि ओल्ड राजवंश विला था, बड़े ही समय के बाद आई थी। जब उन्हें आदित्य के आने की खबर मिली थी, पर वह फिर भी बाहर रहने की वजह से वहां नहीं पाई थी। वह राजवंश विला में कुछ समय तक रही थी और आदित्य से भी रूबरू हुई थी। आदित्य उस समय काफी बड़ा हो चुका था। वही तभी वह आलोक की भी परिवार से मिलती है। सभी परिवार उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। वही रिधिमा जो अपनी चंचलता से सभी का दिल मोह लेती थी, वहीं उन्हें ये भी पता चल गया था कि आदित्य की शादी आने वाले समय में रिधिमा से शादी करना चाहते हैं, और वही घर में उन्हें तिलक की भी नजर रिधिमा पर और आदित्य की बढ़ती दुश्मनी को वह भांप जाती है। वही एक दिन उन्हें याद आता है कि घर में उनकी गुरुजी वह पंडित जी को बुलाती है। आखिर काफी बड़े और विश्व प्रसिद्ध पंडित थे और गायत्री जी काफी मानती थी, और उनकी खुशी के लिए राजवंश परिवार के सभी लोग इस बात के लिए मान जाते हैं। गायत्री गुरुजी का आशीर्वाद सभी को दिलाना चाहती थी। गुरुजी राजवंश विला पहुंचते हैं। वह एक बड़ी सी चेयर पर बैठे थे। हर कोई गायत्री जी के बात का मान रखते हुए आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ तक कि आदित्य भी गायत्री के कहने पर जाता है। धीरे धीरे सभी उनसे आशीर्वाद लेते हैं और गुरुजी उनके सर पर हाथ रखा कुछ 10 सेकंड के लिए उनके सिर पर हाथ रखे रहते हैं। उसके बाद वह सभी को जाने देते हैं। ऐसे ही करते करते आदित्य के सिर पर हाथ रखते हैं तो कुछ सोच वह एक नजर आदित्य को देखते हैं। उनके आंखों में बहुत कुछ आकर गुजर कर चला जाता है। वहीं दूसरी बार तिलक का सिर पर हाथ रखते हैं तो उनके चेहरे के भाव कुछ अलग से हो जाते हैं। तो वही रिद्धिमा की बारी थी। रिद्धिमा बड़ी चंचलता से जाकर पंडित जी के पैर छूने के लिए झुकती है। पंडित जी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखते हैं और उसके सिर पर हाथ रखते ही उनके हाथ उसके सिर पर ही कांपने लगते हैं। उनकी बंद आंखें फड़फड़ाने लगती है। वही उनके हाथ 10 सेकंड तक भी रखना मुश्किल हो जाता है और वह अपने हाथ हटा लेते हैं और रिद्धिमा की तरफ देखने लगते हैं, जो प्यारी सी मुस्कान के साथ उन्हें ही देख रही थी। वही धीरे धीरे सब कोई आशीर्वाद लेता है, पर पंडित जी के चेहरे पर किसी का ध्यान नहीं जाता सिवाय गायत्री के। गायत्री उनके चेहरे के परेशानी देख वह थोड़ी परेशान सी हो जाती है।
सभी के बैठने के बाद पंडित जी बोलते हैं, जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं आपके हर बच्चों का कुंडली देखना चाहता हूँ। वह सभी बच्चों पर जोर देते हैं तो वही गायत्री जी उनकी शक को समझते हुए वह सभी बच्चों की कुंडली लाने को बोलती है। गायत्री गुरु जी के सामने बैठी हुई थी और वह अतीत के ख्यालों में खोई हुई थी, जिसमें पंडित जी सभी को आशीर्वाद देते हैं, फिर सबकी कुंडली मांगते हैं। उनके इशारों को समझ गायत्री सभी के कुंडली लाने को बोलती है। पंडित जी लगभग आधे घंटे बाद शायद सबकी कुंडली को रखते हुए बोलते हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। गायत्री कुछ भी नहीं कहती और वह सभी लोग उनकी बहुत अच्छे तरीके से उनका विदाई करते हैं। कुछ दिन बाद जब गायत्री पंडित जी के पास पहुंचती है तो गुरु जी बोलते हैं, हमें आप ही का इंतजार था गायत्री। गायत्री जाकर उनके पैरों को छू उनके पास बैठते हुए, गुरुजी हमने आपके चेहरे को देखा, आखिर ऐसी क्या परेशानी है जिससे आप अचानक सभी की कुंडली को मांगे और हमने भी उस समय कुछ नहीं पूछा। गायत्री जी की पूछने पर गुरुजी एक पेपर उनके सामने बढ़ाते हैं। गायत्री उसको देखती हैं तो वह किसी कुंडली की तरह लग रहा था। तभी गुरुजी बोलते हैं, यह उस बच्ची की है जो आपके घर में मौजूद है। गायत्री जी को समझ आ जाता है कि पंडित जी किस बच्ची के बारे में बात करते हैं, क्योंकि घर में दो ही लड़कियां थी, एक शिवी थी और दूसरी रिद्धिमा। तभी गायत्री बोलती है, हाँ पंडित जी बताए। पंडित जी एक गहरी सांस लेकर बोलते हैं, इस लड़की के भविष्य में और कुंडली में जहां तक मैं देख पा रहा हूं, इसके हाथों में काली की तलवार है। ये सुनते ही गायत्री ना समझ में उन्हें देखते हैं तो पंडित जी उन्हें समझाते हैं, जैसे हर असुर बुरी शक्ति मां दुर्गा और देवियों के प्रति अपनी गलत धारणाएं और गलत विचार और उन्हें पाने की कोशिश की तो काली का रूप धारण कर उन सभी का काल बनी। दोनों एक ही रूप थी। तभी गायत्री उनकी बातों को समझते हुए तभी गुरुजी उन्हें समझाते हैं, वैसे ही अपने इस जीवन काली और दुर्गा का रूप ये लड़की है। ये सुनते ही गायत्री हैरानी से उनकी तरफ देखने लगती है तो पंडित जी बोलते हैं, जैसे मां दुर्गा को पाने के लिए हर हर असुर उनके पीछे पड़ा था, वैसे ही इस लड़की के पीछे हर वह इंसान रहेगा, जरिया चाहे जो भी हो। पर जैसे मां काली हर उस इंसान का वध कर और खून की नदियां बहाती है, वैसे ही ये लड़की उन सभी के काल का कारण बनेगी। गायत्री के आंखों में एक अनकहा सा डर दिखता है। तभी गुरुजी आगे कहते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये लड़की खुद तो काली बनकर खून का प्रलय लाएगी, पर इसे वह करने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये सुनते ही गायत्री के अंदर एक अजीब सा डर हो जाता है और वह उन्हें बताती है, पर गुरुजी इसका कोई उपाय और इस लड़की की शादी। तभी गुरुजी कहते हैं, तभी गुरुजी आगे कहते हैं, जैसे ये लड़की काली है तो वैसे ही वह लड़का भी एक काल है, और जिस दिन दोनों की शादी हुई उस दिन हर इंसान की मौत लिखी जाएगी जो भी अपनी नजर इस पर डालेगा। ये सुनते ही गायत्री उन्हें देखने लगती है तो पंडित जी कहते हैं, और वह शुरुआत तुम्हारे घर के किसी शख्स से ही वह शुरुआत होगी। ये सुनते ही गायत्री हैरान हो जाती है और इससे ज्यादा वह गुरुजी से कुछ पूछ पाती कि गुरुजी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जिसका साफ मतलब था वह इसके आगे इस बारे में नहीं कुछ बता सकते हैं और ना ही वह इसके आगे कुछ जानते हैं। वही गायत्री अपने वर्तमान में वापस आती है तो सामने गुरुजी को देखते हुए, तो क्या गुरुजी, घर के जिस इंसान की मौत हुई है उसकी वजह वह लड़की ही है। पंडित जी कुछ नहीं बोलते हैं। उनका ना बोलना गायत्री को जवाब मिल चुका था। वही आलोक काफी ज्यादा बेचैन थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है और मारिया करना क्या चाहती है, क्योंकि उन्हें उसकी बातों से बहुत कुछ खतरा समझ आता है, पर आखिर वह कैसे पता करे, या तो खुद ये बात मारिया बताएगी और या फिर आदित्य तो उन्हें इतनी आसानी से कुछ बताएगा नहीं, तो ऑप्शन था मारिया, और मारिया से बात करने का मतलब। वह गुस्से में मारिया के कमरे में जाते हैं। इस समय लगभग सभी लोग सो चुके थे। तभी आलोक मारिया का रूम का दरवाजा झटके में खोलता है। शायद मारिया को भी आभास हो चुका था कि आलोक उसके पास जरूर आएगा, इसलिए उसने बवाल ना खड़ा करने का सोच दरवाजा खुला ही छोड़ा था। आलोक जैसे ही अंदर जाता है उसके सामने मारिया इस समय एक नाइट सूट में खड़ी थी और बालकनी में खड़ी थी। आलोक मारिया के पास जाते हुए उसका हाथ पकड़ झटके में अपनी तरफ मुड़कर उसका हाथ मरोड़ते हुए बोलते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? साफ साफ और सीधे सीधे लफ्जों में कहना, मुझसे झूठ या टालमटोल नहीं चाहिए। ये सुनते ही मारिया उनकी आंखों में देखते हुए, और आपको लगता है आपकी इस बदतमीजी के लिए मैं आपको कुछ भी बताऊंगी। ये सुनते ही आलोक उसके हाथ को कसते हुए बोलता है, मारिया मुझे सब कुछ जानना है। क्यों आए हो तुम यहाँ पर? क्या है तुम्हारा मकसद? आखिर क्यों तुम हमारी जिंदगी से चली नहीं जाती? क्यों तुम हमें फिर से एक खतरे में डालना चाहती हो? ये सुनते ही मारिया मुस्कुराते हुए बोलती है, कितनी अजीब बात है ना आलोक, आपको मेरी चिंता नहीं है। यदि चिंता है तो सिर्फ इसलिए कि कहीं आपको और आपके परिवार को कुछ ना हो जाए। आलोक मारिया के आंखों और दिल में एक दर्द की लकीर को देख पाता है और उसका भी दर्द अंदर ही अंदर तूफान की तरह उठने लगता है। आखिर वह क्यों नहीं चाहेगा कि मारिया उसे अपने बारे में बताए? आखिर उसका भी दिल पूछना चाहता था कि वह इतने साल तक कहाँ थी, कैसी थी, क्या कर रही थी, कैसे अपनी जिंदगी की जिया। उसके ये सारे सवाल उसके मन में थे, पर वह अपनी ईगो के आगे कुछ नहीं पूछ सकता था।
तभी मारिया दर्द से मुस्कुराते हुए बोलती है, चलिए एक शर्त रखते हैं। हर पल मैं आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बताऊंगी और उसके बदले मुझे कुछ चाहिए। ये सुनते ही आलोक उन्हें ना समझ में देखने लगते हैं। तो मारिया आलोक की आंखों में देखते हुए बोली, हर एक सच के बदले आपको मेरे करीब आना होगा। ये सुनते ही आलोक एक कदम पीछे हो जाता है, जिसे देख मारिया के चेहरे की स्माइल फीकी हो जाती है और वह अपना चेहरा दूसरी तरफ कर रेलिंग पर हाथ कस अपना चेहरा मोड़ चांद को देखने लगती है। अगले ही पल उसे अपने कमर पर आलोक के हाथ को फील होता है। यह महसूस करते ही उसके आंखों में आंसू आ जाता है। आलोक उसे पीछे से अपनी बाहों में समेटते हुए बोलते हैं, इतना करीबी ठीक है। ये सुनते ही मारिया की आंखों से आंसू गिर जाते हैं, क्योंकि यह करीबी आलोक की खुद की मर्जी की नहीं थी। वह करीबी है एक शर्त की थी, जो आलोक मारिया से सब जानने के लिए कर रहे थे। यह महसूस होते ही मारिया अपने कमर से आलोक का हाथ हटा देती है। तभी आलोक उसके हाथ को पकड़कर अपने पास खींचते हुए बोलता है, क्यों अभी तुम्हें मेरी करीबी चाहिए थी ना, तो करता हूँ करीबी, बस ये बताओ कितनी करीब जाना चाहती हो इतनी। ये कह उसे कसकर पकड़ अपने पास खींच लेता है और फिर अपने होठों को उसके गालों पर रखते हुए पूछता है, इतनी। उसके ऐसा करते ही मारिया के बॉडी में सनसनी सी हो जाती है। आलोक की करीबी उसके पूरे शरीर में एक अलग से झंझनाहट होने लगती है। तभी आलोक अपने हाथों को मारिया की बॉडी पर फिराते हुए उसके होठों तक अपने होठ ले जाते हुए, या फिर यह करीबी, क्या इसके बाद तुम हमारी परिवार हमारी बेटी की जिंदगी से चली जाओगी। फिर आलोक मारिया को अपने और भी पास खींच उसके कानों के पास जाकर धीरे से बोलता है, या फिर तुम्हारे साथ एक रात ही बिता लूं, उससे तुम अपना सारा सच और मेरी बेटी की जिंदगी से चली जाओगी। मारिया जो आलोक के एहसासों में खोने लगी थी, आलोक की यह बातें सुन वह झट से अपनी आंखें खोलती है और आलोक को खुद से दूर धकेल देती है। उसके अचानक ऐसा करने से आलोक 3 से 4 कदम दूर हो जाता है। तभी मारिया चिल्लाते हुए, निकल जाए मेरे कमरे से, गेट आउट ऑफ माई रूम। उसकी इतनी तेज आवाज सुन आलोक एक नजर मारिया को देख वहां से निकलने लगते हैं, तो उन्हें डोर पर सुधा दिखती है, जो उन्हें नहीं देख रही थी। आलोक अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं तो पीछे से सुधा भी जाती है। सुधा आलोक के पास जाते हुए, आलोक अभी क्या कर रहे हैं थे आप। आलोक गुस्से में चेयर पर बैठते हुए, सुधा मुझे इस बारे में कोई बात मत करना, अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ। ये सुनते ही सुधा बोलती है, आलोक गुस्सा सिर्फ आपको नहीं हर किसी को आता है। आए और आप किस तरह से दीदी के साथ बिहेव कर रहे थे। तभी आलोक चिढ़ते हुए, सुधा मारिया तुम्हारी सौतन है, कम से कम अपने पति को किसी और के लिए मत लड़ा करो। ये सुनते ही सुधा फीकी मुस्कुराते हुए, सौतन वह नहीं मैं हूं उनकी। आपको पता है आलोक, जब मुझे आपके बारे में फोन पर बताती थी और आपके बारे में तारीफों के पुल बांधती थी, तो पता है वह क्या कहती थी कि आलोक ऐसे हैं वैसे हैं। तब मैंने सिर्फ एक बार मजाक में कहा था कि अगर वह इतनी ही स्मार्ट है तो अगर उनकी जिंदगी में कोई दूसरी आ गई तो आप क्या करेंगे। तो पता है उन्होंने क्या कहा था। आलोक सुधा को देखने लगते हैं, तो सुधा आलोक को कहती है, उन्होंने कहा था वह उसे जिंदा मार देंगी, उसे वह इतना तड़पा तड़पा मारेंगी कि आखिर वह उनके प्यार उनके पति के पास है भी कैसे। उनकी तरफ कोई देख भी लगा तो वह उसकी आंखें निकाल लेंगी, और उन सब के बावजूद वह मुझे आपके साथ बर्बाद कर रही है। पता है क्यों? क्योंकि मैं उनकी बहन हूं। उन्हें तो ये भी नहीं पता हमारे बीच का रिश्ता कैसा है, हम एक दूसरे के कितने पास है, पर फिर भी हम दोनों को देख वह कितनी घुटती है। शायद ये बात आपको नहीं समझ आएगी। जिस दिन उनकी जिंदगी में आप किसी और मर्द को देखोगे तब आपको समझ आएगा कि दर्द क्या होता है। और हाँ, पहले वह मेरी बहन है, और वह बहन जो मेरे लिए मेरी माँ बाप से बढ़कर है। मुझे कितने सालों के बाद मुझे मेरी बहन मिली, पर मैं खुलकर उनके पास नहीं जा सकी, ना पूछ सकी। पता है क्यों? क्योंकि मैं उनकी आंखों में हर पल एक अलग सी तकलीफ देखी है, और मैं उस तकलीफ को पूछूं तो कहीं वह बिखर न जाए जिसे मैं समेट नहीं पाऊंगी, और जो समेट सकता है वह उनसे अतीत को लेकर उन्हें अपनी बातों से दर्द दिए जा रहा है। आलोक कुछ बोलने वाले होते हैं कि सुधा बोलती है, आलोक अभी भी देर नहीं हुई है, इतने साल हम दोनों एक रिश्ते में रहकर भी एक दूसरे के करीब नहीं आ सके। शायद ये हमारा एक दूसरे के पार्टनर के प्रति एक वादा और एक प्यार था, और आज मैं आपसे खुलकर कह रही हूं कि आलोक पहले कभी अपने एक बार फिर नहीं पूछा कि क्यों दी ऐसी थी और ऐसे मिशन पर क्यों आए। आखिर क्या वजह थी, आखिर उनकी क्या गलती थी और आपने उन्हें खो दिया। और आज वह आपके सामने है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इस जिद के कारण आप उन्हें हमेशा के लिए खो दे, और इस बार ऐसा खो दे कि पहले आपके अंदर जो इस 20 सालों से एक उम्मीद थी कि दी जिंदा है, आप उन्हें अपने आंखों के सामने एक दिन मरता पाए, क्योंकि वह अकेले ही अकेले तड़प रही है, लड़ रही है, जूझ रही है, लेकिन आप जिन्हें उनके साथ खड़ा होना चाहिए वह उनसे साथ इस तरह से पेश आ रहा है। ये सब कहकर सुधा बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। वही आलोक सुधा के कही हुई बातों को सोचने लगते हैं, तो उनके दिल में एक दर्द सा होने लगता है, जिस पर वह हाथ रख बोलते हैं, क्या सच में मैं गलत हूँ। प्रिया के रूम में, अर्जुन छोड़ो मुझे, आज हमें कॉलेज जाना है, और मुझे इस तरह से परेशान करोगे तो मैं कैसे जाऊंगी, और मुझे दर्द हो रहा है। आह,
बोलती है। तभी अर्जुन, जिसकी सांसें काफी भारी थी, वह प्रिया के हाथों में अपने हाथों को फंसा बोलता है, बस थोड़ी देर और, यह बोल वह उसे किस करने लगता है। वही प्रिया की हल्की सिसकियां निकल जाती है। कुछ ही देर में अर्जुन अपनी मूवमेंट को रोकता है और वही प्रिया के ऊपर लेट जाता है। प्रिया और अर्जुन दोनों ही अपनी शादीशुदा जिंदगी को एक बेहतर तरीके से जी रहे थे। प्रिया को अपनी जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए था, पर अर्जुन का इतना ज्यादा वाइल्ड होना उसे हमेशा हट करता था। अर्जुन के उसके ऊपर निढाल होते ही प्रिया गुस्से में एक लात मारकर उसे अपने से खुद से दूर करती है और दर्द से कराह उठकर बैठ जाती है। वही अचानक प्रिया के लात मारने से अर्जुन समझ नहीं पाता और वह प्रिया को घूरने लगता है, तो प्रिया वहीं पर एक तकिया उठाकर खींचकर उसके मुंह पर मारती है और गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, दुष्ट पापी दानव, अरे मैं इंसान हूं या मैं तुम्हें कोई कठपुतली दिखती हूं जो तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हो। ये सुनते ही अर्जुन उसे घूरते हुए, तुम मेरी बीवी हो और मैं अपनी बीवी के साथ यह सब ना करूं तो क्या किसी और के साथ करूं। इतना सुनते ही प्रिया गुस्से में उसे बेड पर धकेल उसके ऊपर आते हुए बोलती है, आइंदा से तुम्हारे मुंह से मैं किसी और का नाम ना सुनूं, नहीं तो एक बात कान खोल कर सुन लो, उस लड़की को तो मारूंगी ही मारूंगी और तुमको मारकर खुद को फांसी पर लटका दूंगी, पर तुम्हें मैं किसी और के करीब नहीं देख सकती। यह सुनते ही अर्जुन मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट देख प्रिया चिढ़ जाती है, पर जैसे ही वह उसके आंखों की दिशा को देखती है जो उसके अपर बॉडी पर इस समय कुछ नहीं था, जिसे देख उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है और वह तुरंत उसके ऊपर से उतर कंबल से खुद को ढकने लगती है और उसे घूरते हुए, बेशर्म इंसान। तभी अर्जुन उठकर खुद के कपड़े पहन बोलता है, अगर इतनी बेशर्मी नहीं दिखाऊंगा तो हमारे बच्चे कैसे आएंगे। ये सुनते ही प्रिया उसे घूरने लगती है, तो अर्जुन झुककर उसके माथे को चूम बोलता है, इतना ज्यादा गुस्सा मत किया करो, तुम्हारा चेहरा पूरा लाल हो जाता है। ये बोल वह बाथरूम में चला जाता है। उसके जाते ही प्रिया चेहरे पर स्माइल आ जाती है और एक बार खुद को देख कंबल में अपना चेहरा छुपा लेती है। वही वीर के कमरे में कीर्ति नहाकर एक सूट पहन, पिंक कलर का प्लाजो सूट पहन, वह अपने बालों की कंघी कर रही थी। तभी उसकी नजर अपने गर्दन पर बने निशानों पर जाती है, जिसे देख उसे पिछली रात हुई नाइट की याद आती है, जिसमें वीर उसके साथ काफी ज्यादा वाइल्ड हुआ था, जिसकी वजह से उसे काफी दर्द हुआ था। वह सब याद आते ही कीर्ति के चेहरे पर एक शर्म सी स्माइल आ जाती है। तभी उसकी नजर आईने में खुद को देखता वीर को देखती है, जो तकिए पर अपनी ठुड्डी रख उसे ही देख रहा था। ये देख कीर्ति शर्मा सी जाती है। तभी वीर उठकर बैठ जाता है और कीर्ति को खुद के पास बुलाता है। कीर्ति ना में सिर हिलाती है तो वीर उसे घुरता है, तो कीर्ति उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है, तो वीर उसे एक झटके में अपने पास खींचकर उसे अपनी गोदी में बैठाकर उसके बालों को स्मेल करते हुए बोलता है, इतनी शर्मिंदगी क्यों आ रही है। कीर्ति कुछ नहीं बोलती, तो वीर उसके गालों को चूमते हुए धीरे से, वैसे पिछली रात के लिए थैंक यू। ये सुनते ही कीर्ति की आंखें शर्म से बड़ी हो जाती है और वह वीर को धकेल कर वहां से बाहर भाग जाती है। वही वीर कीर्ति को जाते देख बिस्तर पर लेट जाता है और ऊपर देखते हुए बोलता है, हे भगवान, मुझे नहीं पता कि तुम हो या नहीं हो। मेरा तो जो भी भगवान था वह सिर्फ आदित्य था। मुझे लगा नहीं था कि मेरी भी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशियां आएगी। मेरी लाइफ में कीर्ति को भेजने के लिए थैंक यू। वही इन सब से उलट आन्या के कमरे में जो घोड़े बेचकर सोई हुई थी, वही आदित्य वॉशरूम से बाहर आ वह अपने जिम की तरफ जा रहा था। देर रात को काफी देर सोने से आन्या उसे जल्दी उठने को बोलती है। आदित्य अब तक उसे 4 से 5 बार उठा चुका था, पर जैसे आन्या को तो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी आदित्य लास्ट बार थोड़ा खींचते हुए, आन्या गेटअप, कितना सोती हो, उठो ना, ये कह उसके हाथ हिलाने लगता है, पर आन्या करवट बदलकर सो जाती है। तो आदित्य बोलता है, मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। ये कह वह झटके में आन्या को पकड़कर अपनी गोदी में उठा लेता है और उसे वॉशरूम में ले जाकर उसे शावर के नीचे खड़ा कर देता है। अचानक ठंडा पानी पड़ने से आन्या चिल्ला उठती है। तभी वह आंखें खोल सामने आदित्य को देखती है तो रोने लगती है। तो उसे ऐसे देख आदित्य घबरा जाता है। आन्या की ना उठने पर आदित्य खींच जाता है और वह उसे उठाकर बाथरूम में ले जाकर शॉवर के नीचे खड़ा कर देता है, जिससे आन्या की आंखें झट से ठंडा पानी पड़ते ही खुल जाती है और वह आंखें खोल देखती है तो सामने आदित्य खड़ा था। खुद पर ठंडा पानी पड़ा देख उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वह रोने लगती है, जिसे देख आदित्य घबरा जाता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तभी आन्यो रोते हुए बोलती है, आप कितने बुरे हैं, आपको थोड़ी सी भी मेरे ऊपर दया नहीं आती है। इस तरह से कोई नींद से उठाकर ठंडा पानी में डालता है क्या। ये सुनते ही आदित्य उसे घूरते हुए, मिसेज राजवंश, तुम दिन पर दिन आलसी बनती जा रही हो। अभी तुमने ही मुझे कहा था सुबह उठाने के लिए, और सुबह से मैं तुम्हें न जाने कितनी बार उठा चुका हूं, पर तुम उठने का नाम ही नहीं ले रही हो। ये सुनते ही आन्या उसे घूरने लगती है। तो आदित्य बोलता है, अब चुपचाप तैयार होकर नीचे आओ, मैं जा रहा हूं। वह नीचे जाने को होता है कि आन्या उसका हाथ पकड़ लेती है। ये देख आदित्य उसे देखने लगता है तो आन्या बोलती है, अच्छा, मुझे अब ठंडे ठंडे पानी में भीगा कर आप कहां जा रहे हैं। आदित्य आन्या को समझने की कोशिश करने लगता है।
पर फिर वह बोलता है क्योंकि मैं नहा चुका हूं और मुझे आज एक मीटिंग के लिए जाना है। ये कह वह उसके नाक खींच लेता है और फिर वह जैसे ही जाने को होता है वैसे ही फिर से आन्या उसका हाथ पकड़ बोलती है, ऐसे कैसे। आदित्य जब तक कुछ समझ पाता तब तक आन्या उसका हाथ खींचकर उसे शॉवर के नीचे भी भींगा देती है। ये देखते ही आदित्य उसे घूरने लगता है तो आन्या खिलखिलाकर हंसने लगती है और बोलती है, आपने मुझे भिंगाया ना। अब मजा आया जब खुद पर पड़ी। आन्या, मुझे मीटिंग के लिए जाना था। ये सुनते ही आन्या हंसने लगती है। आन्या को हंसते देख आदित्य उसे देखने लगता है। तो आन्या जब खुद पर आदित्य की नजर पाती है तो वह हकलाते हुए बोलती है, वो सॉरी सॉरी इतना ही कह पाती है कि आदित्य अपनी कोट उतारकर वहीं पर बेसिंग पर रख देता है। ये देखते ही आन्या की सांस ऊपर नीचे हो जाती है। तभी आदित्य अपने भीगे हुए शर्ट को निकाल बोलता है, अब जब तुमने अच्छे से भिंगा ही दिया है तो क्यों ना हम दोनों अच्छे से एक दूसरे के साथ शावर ले ले। ये कहते ही आदित्य अपनी शर्ट को भी रिमूव कर बेसिंग पर रख देता है। ये देखते ही आन्या का मुंह देखने लायक था और वह जैसे ही वहां से भागना चाही वैसे ही आदित्य उसके कमर को पकड़ अपने पास खींचते हुए बोलता है, अब ये सब करना बेकार है। ये कह वह आन्या को अपने पास खींच शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है। आन्या के बाल भीग कर उसके पूरे कमर तक बॉडी से चिपक जाती है। आन्या ने इस समय एक फुल लेंथ नाइट गाउन पहना हुआ था। वही आदित्य इस समय सिर्फ शर्ट में खड़ा था। पानी से भीगने से आन्या की कपड़े उसके बॉडी से चिपक गई थी, जिससे उसके बॉडी के उभार काफी अच्छे से रिवील हो रहे थे। तभी आदित्य अपने हाथ उसके गर्दन में ले जा उसे खुद के पास खींच लेता है और उसके होठों पर होंठ रख उसे किस करने लगता है। आन्या जो हमेशा आदित्य के प्यार करने से खुद को उसके तरफ झुकने के लिए मजबूर हो जाती थी, आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। आदित्य के किस करने से वह खुद को सरेंडर कर देती है। वही आदित्य अपनी आंखें बंद कर उसे काफी पैशनेटली किस करने लगता है। तो वही आन्या अपने हाथों को उसके खुले कंधे पर रख उसे पर जकड़ लेती है और दोनों बेहद करीब होकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वही आदित्य अपने टंग को आन्या के मुंह के अंदर डाल उसे ज्यादा एग्रेसिवली किस करने लगता है। तभी आन्या को कुछ याद आता है और वह झटके से आदित्य से दूर हो जाती है। आदित्य अपनी आंखें खोल उसे देखता है तो आन्या बोलती है, मैंने ब्रश नहीं किया। ये सुन आदित्य उसे घूरता है और फिर अगले ही पल फिर से अपने पास खींच उसे किस करने लगता है। आए आदित्य किस करते हुए ही अपने एक हाथ उसके गर्दन में डाल अपने दूसरे हाथ से उसके बॉडी पर फिराने लगता है। धीरे धीरे उसके कमर को सहलाते हुए वह उसके ब्रेस्ट पर हाथ रख उसे पिंच करने लगता है, जिसके वजह से आन्या आदित्य से और चिपक से जाती है। तभी आदित्य अपने हाथ नीचे ले जा उसके नाइट गाउन को ऊपर कर देता है और उसके खुली थाई पर अपने हाथ से सहलाने लगता है, जिससे आन्या की बॉडी में कट सा दौड़ जाता है। वो दोनों अपने प्यार की सीमा पर पहुंच पाते तब तक उनके बाथरूम का कोई दरवाजा खटखटाता है। दोनों जो एक दूसरे में गुम थे, अचानक किसी के डिस्टर्बेंस से दोनों ही एक दूसरे से अलग होते हैं। आन्या गहरी गहरी सांस लेने लगती है। तभी उसकी वॉशरूम का फिर से डोर खटखटाया जाता है। आदित्य जैसे ही डोर खोलकर बाहर देखता है तो सामने खड़ी लड़की को देख आंखें छोटी कर लेता है। सामने कीर्ति थी जो आदित्य को ऐसे देख आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। ये देखते ही अपने मन में कीर्ति बोलती है, कंट्रोल कीर्ति कंट्रोल। 2 बार तो अपने पति से बच गई है, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार वह मेरी जान ले ले। कई बार मुझे वार्निंग देकर छोड़ दिया है। ये कह वह अपने मन में खुद ही को समझाती है और साथ ही साथ आदित्य को घुरे जा रही थी। ये देख आदित्य जानबूझकर तेज से दरवाजा को धक्का दे देता है, जिसकी आवाज से कीर्ति होश में आती है और हड़बड़ाते हुए वो मैं दीदी को बुलाने वह इतना ही कह पाती है कि आदित्य उसे घूरते हुए, लगता है तुम्हें मेरी बॉडी इतनी ज्यादा पसंद आ गई है कि उस पर से तुम्हारी नजरें नहीं हट रही है। ये सुनते ही कीर्ति हल्की शर्मा सी जाती है। तभी आदित्य कहता है, लगता है वीर को मुझे बताना पड़ेगा कि वह 6 पैक से 8 पैक बॉडी बना ले। ये सुनते ही कीर्ति रोनी सूरत कर नामे सिर हिलाती है। भी वह रिक्वेस्टिंग टोन में, वह मेदी को बुलाने आई थी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर हैं। आदित्य उसे वापस घुरते हुए, यह मेरा कमरा है और तुम मुझे ही एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। कीर्ति के हर जोर के तोड़ का जवाब रहता है। तभी बाहर से अचानक वीर की आवाज आती है तो कीर्ति वहां एक सेकंड भी नहीं लगती और तुरंत फटाफट बाहर निकल जाती है। ये देख आदित्य को हंसी आ जाती है। कुछ देर बाद सभी नीचे आते हैं। सभी डाइनिंग एरिया पर बैठे होते हैं। वही कीर्ति अपनी नजरें बार बार आदित्य से छुपा रही थी, क्योंकि जब भी उसकी नजरें आदित्य पर जाती है तो आदित्य उसे एक ऐसे स्माइल पास करती जिससे कीर्ति का मुंह रोने जैसा बन जाता, जिसे वीर अच्छे से नोटिस कर पा रहा था। सभी नाश्ता कर लेते हैं। तभी माया आन्या को अपने पास बुलाती है। सभी माया की तरफ देखने लगती है तो माया आन्या का चेहरा अपने हाथ में लिए बोली, बेटा हमें समझ नहीं आ रहा हम आपसे ये कैसे कहें, पर अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। ये सुनते ही सभी उन्हें देखने लगते हैं तो वही आलोक के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। तभी आन्या बोलती है, पर माँ। वह इतना ही कह पाती है कि मारिया बोलती है, हम आपको कहीं छोड़कर आपसे दूर नहीं जा रहे हैं, बस बेटी के ससुराल में रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये कह हंसने लगती है।
तभी आन्या उन्हें घूरते हुए, आप ये सब पुराने रीति रिवाज को मानती हैं। तभी मारिया उसके माथे को चूमती है और बोली, आपको जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी आपकी यह माँ हमेशा आपके पास रहेगी। आपके ऊपर पड़ने वाले हर खतरे को भांप उस खतरे के सामने मैं खड़ी रहूंगी। यह आपकी माँ का आपसे वादा है। पर मैं भी आप अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हूँ, किसी के भरोसे पर नहीं। तभी दादी कुछ कहने ही वाली होती है, तभी मारिया उनके पास जाती है और बोली, आपको मैं बता नहीं सकती, इन कुछ दिनों में ही मुझे आप सभी ने एक अनजान होने के बावजूद इतना प्यार दिया, पर आज तो जानने के बाद भी उस प्यार में कोई कमी नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी जीने की तलाश खुद करूँ। उसके ऐसी बातें सुन कोई कुछ कह नहीं पाता हूँ। दादी और दादा आलोक से इस विषय में बात करना चाहते थे, आखिर मारिया आलोक की पत्नी थी और आलोक के परिवार में वही दोनों एक तरह से उनके गार्जियन थे। पर वह सुधा को भी इग्नोर नहीं कर सकते थे। उन्हें समझ नहीं आता कि वह सब क्या करें, इसलिए उनकी जिंदगी का निर्णय उन सभी के ऊपर ही छोड़ दिए थे। तभी सुधा कहती है, दी क्या हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई है कि आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती, या सुधा की आंखों में नमी आ जाती है। तो मारिया उसके आंसू पोंछ बोलती है, मुझे ना तुमसे कल शिकायत थी ना आज है। मैं हमेशा चाहती हूँ कि तुम खुश रहो और वह खुशी तुम्हारी चाहे जिसके साथ भी हो, पर मैं तुम्हारी खुशी कभी नहीं छीनूंगी। ये तुम्हारी बहन का तुमसे वादा है। सुधा उसके गले लग जाती है और वह मन में बोलती है, दी मैं आपको रोकूंगी भी नहीं। आपको रोकूंगी तो आपकी कदौलत को कभी नहीं होगी। आपकी दूरी ही शायद उनके अंदर आपके प्रति नफरत को कम कर सके और वह सोए हुए प्यार को जगा सके। ये सोच सुधा बोलती है, आप जहां भी रहे थे, पर हम चाहते हैं कि जब भी मुझे आपकी जरूरत हो आप मेरे सामने रहो। मारिया हो में सिर हिलाती है। आन्या की आंखों में आंसू आ जाता है और वह कुछ नहीं कहती। कुछ देर बाद मारिया अपने बैग को लेकर आती है, वह घर के बड़ों का आशीर्वाद लेती है। सभी मारिया को ही देख रहे थे। किसी को नहीं पता कि मारिया इस परिवार को कब से अपना परिवार मानने लगी, नहीं तो वह किसी के सामने झुक जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं था। तभी वह आलोक के पास जाती है। आलोक मारिया को खुद के पास आते थे, अपनी नजरें इधर उधर करने लगते हैं, तो मारिया बोलती है, मेरा आप सभी की इस जिंदगी में आना शायद ऊपर वाले महादेव की मर्जी थी। मेरी खुद की मर्जी रहती है तो मैं कब का वापस लौट चुकी होती। ये कह वह आलोक के हाथ को पकड़कर ऊपर उठाती है और उसके हाथ के ऊपर एक छोटी सी डायरी रख देती है। आलोक उसे देखने लगता है तो मारिया बोलती है, आज नहीं पर कभी तो अपना माना ही होगा। ये कह मारिया की आंख डबडबा जाती है। तभी मारिया आगे बोलती है, उन बिताए एक साल के लिए ही आप इसे रख लीजिए। यदि मन किया इच्छा किया तो इसे एक बार जरूर पढ़ना। ये बोल वह एक नजर आदित्य को देखती है और फिर वहां से अपनी बैग लेकर निकल जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे मारिया एक हवा की झोंका की तरह आई थी और वैसे ही झोंका की तरह जा चुकी थी। आन्या वहीं पर रोने लगती है। तभी विभा उसके पास जाकर उसे संभालते हुए बोलती है, बेटा लाइफ बहुत उलझी हुई है। अपनी माँ को थोड़ा समय दीजिए, वह आपसे कहीं दूर नहीं गई है, आपके पास ही है। आन्या हाँ में सिर हिलाती है तो सुधा उसके पास बैठ उसका सर सहलाते हुए, तो फिर आप खुश रहिए ये कह उनकी भी आंखें नम हो जाती है तो आन्या उनके गले लग जाती है। कुछ देर बाद सभी अपने अपने ड्यूटी पर चले जाते हैं। वही प्रिया, कीर्ति, शिवी और आन्या चारों ही आज कॉलेज पहुंचते हैं। कितने दिन के बाद सब कॉलेज कदम रखते हैं। आज कितने दिनों के बाद सभी कॉलेज गए हुए थे। आन्या प्रिया दोनों ही मेडिकल स्टूडेंट थी जो एक साथ पढ़ती थी। वही कीर्ति भी मेडिकल से ही रिलेटेड थी, पर वह जूनियर थी। वही शिवी और राहुल दोनों बिजनेस की पढ़ाई करते थे। वहां पर उनका बैच दूसरा था, पर कॉलेज एक ही था। पढ़ाई अलग अलग क्लास में होती थी। सभी वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें कुछ माहौल अलग अलग लगता है। तभी सभी देखते हैं कि वहां पर सभी आपस में कुछ बात कर रहे हैं। ये देख सभी एक दूसरे को देखते हैं और कंधा उचका देते हैं। तभी एक लड़की की नजर प्रिया पर और आन्या पर पड़ती है, जिसे देख वह भागते हुए आकर बोलती है, प्रिया, आन्या, तुम सब इतने दिनों के बाद क्यों आ रहे हो? ये है परिधि उम्र, यही आन्या और प्रिया की उम्र के। ये प्रिया आन्या की कॉलेज फ्रेंड है। बस थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है। पर परिधि एक बहुत अच्छी लड़की है जिससे इन सभी की आपस में खूब पटती है। पर उसका बैच बिजनेस के होने की वजह से वह बहुत कम आन्या और प्रिया से मिल पाती है। उसका शिवी के साथ क्लासरूम है। तभी प्रिया बोलती है, क्या बात है परी, यहाँ का माहौल कुछ अलग ही लग रहा है। तभी परी एक साइड होते हुए, तुम्हें पता है यहाँ पर एक हॉट सा बंदा आया हुआ है। यार मैं तुझे क्या बताऊं, क्या गजब का लगता है देखने में, साथ टीचर कम और क्रश ज्यादा ही लगता है। ये सुनते ही प्रिया मुंह बनाते हुए, ऐसा भी कौन है जिस पर मेरी परी रानी फिदा हो गई। परी जो एक चुलबुली थी और वह इस समय लॉयर की पढ़ाई पढ़ रही थी। पर उसके मुंह से ऐसी बातें सुन सभी थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं। तभी पीछे से प्रीतम आते हुए परी के सर पर मारते हुए, अरे परी रानी, जरा आसमान से उड़ते हुए नीचे भी तो उतरो। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे तुम अभी उस इंसान को खा जाओगी।
परी जिसके सर पर लगने से वह अपने सर पर हाथ रखते हुए उसे घूरते हुए बोलती है, ब्रो मैंने आपसे कितनी बार कहा है आप मेरे सर पर मत मारा करो। ये सुन आन्या बोलती है, अच्छा बताओ कौन आया है। तभी परी एक्साइटेड होते हुए, वैसे मुझे बताने में थोड़ा सा बुरा लग रहा है पर मैं तुम लोगों के लिए खुश हूँ। ये सुन सभी उसे आंखें छोटी कर घूरने लगते हैं। तो परी हड़बड़ाते हुए, अच्छा बाबा ठीक है बताती हूँ, ऐसा है कि हमारे कॉलेज में एक प्रैक्टिकल बायो टीचर आए हुए हैं जो तुम लोगों को कटपिट बताने वाले हैं। यार इतनी हॉट बॉडी को देखकर मुझे यही समझ नहीं आता उसे डॉक्टर बनने की क्या जरूरत थी यार, वह तो किसी मॉडल या हीरो में करियर बना सकता था। उसकी बेवजह की बातें सुन सभी उठ जाते हैं और सभी अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। वही परी थी अपने ही धुन में सब तारियों की पुल बनाए जा रही थी, जिसे देख शिवी भी उसके सर पर मारते हुए, परी की बच्ची तेरी यहाँ पर बकबक सुनने वाला कोई नहीं है इसलिए चुपचाप अपने क्लास का रास्ता नापो, ये बोल आगे चली जाती है। परी जब चारों तरफ देखती है तो कोई नहीं होता ये देखा उसका मुंह बन जाता है और वह शिवी के पीछे भाग जाती है। वही प्रिया और आन्या दोनों ही अपने कदम अंदर रखते हैं, सभी उन दोनों को देखने लगते हैं। हालांकि देखने की वजह प्रिया थी क्योंकि उसके मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र साफ नजर आ रहा था। पर वहीं आन्या ने अभी भी अपनी सिंदूर और मंगलसूत्र को छुपाया हुआ था। दोनों क्लास में जाते हैं और जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तभी वहां पर एक लड़की जिसका नाम तान्या था उन दोनों को देखा उसका मुंह बन जाता है और वह अपने दोस्त रेनू से बड़बड़ाते हुए बोलती है, आ गई अटेंशन की दुकान। ये सुन रेनू भी उन दोनों को देखती है तो उसका मुंह बन जाता है। दरअसल आन्या और प्रिया दोनों ही जिस समय इस कॉलेज में आई थी उस समय हर लड़के की अटेंशन बनी हुई थी। दोनों ही देखने में बाल की खूबसूरती थी और साथ में किसी से ज्यादा बात ना करने वाली, इसलिए लोग उन्हें एटीट्यूड की दुकान के नाम से बोलते थे। और सबसे बड़ी बात, लड़कियों की दुश्मन तो तब बनी जब पीयूष उन दोनों की दोस्त के रूप में उन सभी को दिखा। वह भी पीयूष जो लड़कियों के आसपास भी नहीं दिखता था। वह इन सभी के साथ मस्ती करते हुए दिखता था जिससे सारी लड़कियों के अंदर जलन भरी रहती थी। और अब तो एक राहुल नाम का भी एक हैंडसम लड़का कॉलेज में आया हुआ था और वह भी इन्हीं सबके ग्रुप में, इसलिए जलन होना स्वाभाविक था। सभी क्लास में बैठते हैं तभी वहां पर एक टीचर आते हैं जिसे देख सभी आपस में बात करने लगते हैं। तभी वह टीचर टेबल के पास आते हुए बोलते हैं, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये सुनते ही सभी एक साथ उन्हें गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तभी आन्या की भी नजर सामने जाती है क्योंकि प्रिया उसे कब से हाथों से हिला सामने देखने को बोल रही थी। जब प्रिया सामने देखती है तो प्रिया बोलती है, यार यह नया कौन आया है इस कॉलेज में। ये सुनते ही आन्या उसे देखने लगती है तो आन्या जो पेन से अपने कॉपी में कुछ लिख रही थी और सामने खड़े वाले इंसान को देख ना जाने क्यों उसके हाथ से पेन छूट जाता है। इस सन्नाटे भरे माहौल में अचानक पेन गिरने से सभी आन्या को देखने लगते हैं। वही सामने टीचर भी आन्या को देखते हुए बोलते हैं, मिस कोई प्रॉब्लम। आन्या उस इंसान को भी देखे जा रही थी। तभी वह इंसान उसके पास आता है और उसे चेहरे के सामने हाथ फिराते हुए, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। ये सुनते ही आन्या ना में सिर हिलाती है। तभी वह टीचर जिनका नाम अनुराग अवस्थी था वह मुस्कुराते हुए, मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को पहली बार देख रहा हूँ। ये सुनते ही आन्या बोलती है, जी सर हम कुछ समय बाद आ रहे हैं, हमारे घर कुछ फंक्शन था। ये सुन अनुराग मुस्कुरा देता है और फिर जाकर ब्लैक बोर्ड के सामने कुछ ऑर्गन अन के बेसिस को पढ़ाने लगता है। वही प्रिया गाल पर हाथ रखते हुए, यार ऐसे चिकने लड़के को देखकर ना क्या बताऊं मन में कुछ कुछ हो रहा है। तभी आन्या उसे घुरते हुए, तो मैं अर्जुन भाई को इस सब के बारे में बताऊं कि उनकी प्रिया रानी का मन दूसरे किसी को देखकर कुछ कुछ हो रहा है। ये सुनते ही प्रिया उसे घुरते हुए, चल पगली मैं तो मजाक कर रही थी, क्या तुम मजाक भी नहीं समझती। ये बोल वह ब्लैकबोर्ड पर देखने लगती है। वहीं आन्या की नजर अपने कॉफी पर चली जाती है। वही अनुराग एक नजर पीछे देख आन्या को फिर से ब्लैकबोर्ड पर पढ़ाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में आज आदित्य अपने पूरे ऑफिस का इंस्पेक्शन कर रहा था। चारों तरफ वह कंपनी के काम को देख रहा था। ये देख वीर अपने कैबिन से बाहर निकलता है और वह आदित्य के पास जाकर बोलता है, आदि अगर तुम्हारा देख रेख हो गया हो तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुन आदित्य रोहन से कहता है, रोहन पुणे में जो डील पहुंचानी थी क्या वह पहुंच चुकी है। ये सुन रोहन अपने हाथ में पड़े टैबलेट को देखते हुए उसमें कुछ चेक करता है और बोलता है, हमारे पूरे में 5 जगह डिलीवरी होनी थी जिसमें कि 2 जगह की लोकेशन बता रही है कि वहां पर पहुंच चुकी है और बाकी 3 ऑन द रोड पर है। ये सुनते ही आदित्य हाँ में सिर हिलाता है। तभी वहां से शैली गुजरती है। शैली की नजरें जैसे ही रोहन पर जाती है वह अपनी नजरें नीचे कर लेती है। ये देख रोहन शैली को घूरते हुए अपने केबिन की तरफ चला जाता है। वही वीर और आदित्य एक दूसरे को देखते हुए अपने कंधे उचका देते हैं और दोनों ऑफिस में चले जाते हैं। कैबिन में जाकर बैठते हैं तो वीर आदित्य से पूछता है, तुझसे एक बात पूछना है, सच सच बताना। वीर चेयर पर बैठकर ये पूछ रहा था। वही आदित्य अपने चेयर पर बैठ अपने फाइल को चेक करते हुए मुस्कुरा रहा था। वीर फिर से बोलता है, आदि मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं।
तभी आदित्य उसे बिना देखे हंसते हुए बोलता है, तू पूछ कहाँ रहा है, तू तो पहले मुझे धमकी दे रहा है, जैसे अगर मैंने तुझे नहीं बताया तो तू मेरा यहीं पर भर्ता बनाने वाला है। ये सुन वीर उखड़ते हुए, शायद तूने सही समझा, मैं तेरा भर्ता ही बनाऊंगा यदि तूने सच सच कुछ भी नहीं बताया। ये सुन आदित्य हंसने लगता है और उसकी हंसी पूरे केबिन में गूंज जाती है। वह जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी देख वीर गुस्से में वहीं पर पड़ा पेपर वेट को जोर से खींचकर सामने वॉल पर मारता है, जिससे एक जोर से आवाज आती है, जिसे देख आदित्य की हंसी रुक जाती है और वह अपनी हंसी को अपने अंदर कंट्रोल कर बोलता है, कुछ बोलना नहीं, और अपने होठों पर हाथ रख लेता है। ये देख वीर गुस्से में उसे देखते हुए, तुझे यहाँ मजाक समझ में आ रहा है, मैं इतनी सीरियस मैटर लेकर बैठा हूँ। आदित्य अपने मुंह पर हाथ रखते हुए किसी आज्ञाकारी बच्चों की तरह हाँ में सिर हिलाता है, तो वीर बोलता है, ये तेरे और कीर्ति के बीच में क्या चल रहा है। ये सुनते ही आदित्य की हंसी जो रुकी हुई थी फिर से फूट जाती है और वह जोर जोर से हंसने लगता है। अब वीर को इरिटेशन हो गई थी, वह उठता है और आदित्य का कॉलर पकड़कर उसके मुंह पर एक घुसा दे मारता है, जिससे आदित्य की आह की आवाज में अपने गाल पर हाथ रख हंसने लगता है। अब वीर को बर्दाश्त नहीं होता तो वह कुछ इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसके हाथ मैन को एक डंडा पकड़ता है, जिसे देख वीर उस इंसान को बिना देखे थैंक यू बोलता है और वह आदित्य के सर पर जैसे ही मारने जाता है वैसे ही उसे याद आता है कि यह तो एक मोटा तगड़ा डंडा है। ये देख उसके हाथ रुक जाते हैं और वह गुस्से में पीछे घूमता है, तो वहां पर रोहन जो अभी खुशी के साथ खड़ा था, वीर के चेहरे के रिएक्शन देख 2 कदम पीछे हो जाता है। तभी वीर गुस्से में रोहन से बोलता है, तू क्या चाहता है, यह मेरे हाथ से मर जाए तो तुम मुझे इतना मोटा डंडा पकड़ रहा है। ये सुन रोहन 2 कदम पीछे लेते हुए, भाई आप ही तो कुछ ढूंढ रहे थे इसलिए मैंने आपको ये पकड़ा दिया। तभी वीर रोहन को देखते हुए, तुझे इतनी खुशी क्यों मिल रही है यदि मैं इसे मार रहा हूं। तो ये सुनते ही रोहन आदित्य को घूरते हुए, क्योंकि इनकी वजह से मेरी बसी बसाई घर उजड़ गई ना, यह मुझे देश के उस पार नहीं भेजते तो मेरी होने वाली बीवी किसी और के साथ भागती नहीं। ये सुन वीर उसे घूरते हुए, अगर वह तेरे लिए सच्ची फीलिंग्स रखती तो वह सिर्फ तेरी रहती ना कि किसी और की। बेवकूफ, ये कह वह डंडा उसकी तरफ उछाल देता है। ये सब देख आदित्य अब तक अपनी हंसी कंट्रोल कर चुका था। वीर वापस आदित्य की तरफ देखते हुए, अब तू साफ साफ बता रहा है या सच में मैं तुझे इसी डंडे से मारूं। तभी आदित्य, तू ये बात जाकर अपनी बीवी से क्यों नहीं पूछता? क्या हुआ, तुझे डर लगता है उसकी कहीं वह तेरा कचूमर ना बना दे? ये सुनते ही वीर उसे घुरते हुए, मुझे उससे पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, पर वह क्या है ना, मेरी बीवी बहुत मासूम है और उसे बिगाड़ तू रहा है। ये सुन आदित्य अपनी फाइल को दूसरी तरफ रखते हुए बोलता है, अब तेरी बीवी ही मेरे ऊपर लड्डू हो जा रही है, तुम्हारा मैं क्या ही कर सकती हूँ। तभी वहां पर अर्जुन भी आकर बैठ जाता है। अर्जुन चुपचाप बैठ उन दोनों को भी देख रहा था। तभी वीर बोलता है, क्या मैं तुझे बदसूरत दिखता हूं जो मेरी बीवी तुझे देखकर लड्डू होगी? तभी आदित्य बेफिक्री में, बात खूबसूरत बदसूरत की नहीं है, बात यह है कि तुझे थोड़ी अपनी बॉडी पर ध्यान देनी चाहिए, बहुत आलसी हो गया तू जब से तेरी शादी हुई है। शायद इसीलिए तेरी बीवी मेरे बॉडी को देखकर ही फिदा हो जाती है। ये सुनते ही वीर उसे खा जाने वाली नजर से घूरता है और उसकी नजर अर्जुन पर जाती है, जिसकी चेहरे पर थोड़े भाव गंभीर थे। ये देख वीर रुक जाता है, क्योंकि अर्जुन बहुत शांत तरह से नहीं रहता था। पर आज थोड़ा अर्जुन को इस तरह देख आदित्य अपनी फाइल में साइन करते हुए उससे पूछता है, क्या वह अर्जुन तुम इतने सीरियस, कोई बात है क्या? प्रिया ने तुम्हारी अच्छी खासी बैगन तो नहीं बना दी? ये सुन अर्जुन बोलता है, अधीरा पिछले 2 रातों से गायब है। ये सुनते ही आदित्य बेफिक्रे से, तुम्हें तो उसका पता है, उसकी मर्जी जहां रहती है वह वहीं पर रहता है। तभी अर्जुन एक गहरी सांस लेकर वह उस कब्रिस्तान के पास गया था। ये सुनते ही आदित्य जो फाइल साइन कर रहा था उसके हाथ रुक जाते हैं और वह अर्जुन की तरफ देखने लगता है, तो अर्जुन हाँ में सिर हिलाता है। ये देख सुन आदित्य के माथे पर बल पड़ जाता है, वह वीर को देखा है। वही शाम के वक्त रात गहरा चली थी और आसिमा अपने कमरे में बालकनी पर जमीन पर टिककर बैठी हुई थी। पिछले 2 रातों से अधिराज का कोई अता पता नहीं था। आशिमा के आंखों में आंसू थे, वह खुद को ही समेट बस रोए जा रही थी। उसका रोना सुनने वाला कोई नहीं था। उसे चाहे मर्जी चाहे जबरदस्ती, पर उसे अधीरा के साथ सोने की आदत हो गई थी। उसने उस दिन अधीरा के धमकी पर सोचा कि अधीरा उसके पास आएगा और जरूर कुछ ना कुछ कहेगा या गलत करेगा, पर अधीरा उसके पास आया ही नहीं। कहीं ना कहीं आसिमा को अपने कहे हुए शब्द से तकलीफ हो रही थी कि उसने उसकी मां का जिक्र क्यों किया, जबकि अधीरा ने उसे यह बात साफ कहा था कि वह उसे बहुत प्यार करता है और वह मां के बाद उसकी दूसरी लड़की ऐसी है जिसके वह करीब आया है। आशिमा को ज्यादा तो नहीं पता था, पर उसे इतना तो पता था कि अधीरा ने अपनी फीलिंग उसके सामने रखी थी और अब वह बेचैन हो रही थी उससे बात करने के लिए, पर फोन लगाने पर भी अधीरा ने उसका कॉल नहीं उठाया। अब उसके दिल पर एक घबराहट सी होने लगी थी। उसके आंसू बहे जा रहे थे और वह रोते हुए ही बोलती है, प्लीज अधीरा वापस आ जाओ, प्लीज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, प्लीज। दिल पर पत्थर रखकर पहले तुम्हें पुलिस स्टेशन पर लेकर गई थी,
लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज आ जाओ ना, आ जाओ, तुम्हारी आशिमा तुम्हारा इंतजार कर रही है। सॉरी, मैं अब कभी भी तुम्हें कोई ऐसी बातें नहीं कहूंगी जो तुम्हें हर्ट करे। प्लीज ना, आ जाओ। ये कह वह रोते हुए बोले ही जा रही थी। उसका रोना थोड़ा तेज हो गया था। वही उस कमरे से गुजर रहा केडी जो अपने रूम की तरफ जा रहा था, उसे जब किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है तो वह अपने कदम उस तरफ बढ़ा देता है। वह अंदर जाता है तो देखता है बालकनी से रोने की आशिमा की आवाज आ रही है। केडी को ये तो पता था कि अधीरा घर पर नहीं है। वह बालकनी में आशिमा के पास जाता है तो आसमान को रोते देख उसके कंधे पर हाथ रखता है तो आशिमा झट से पीछे देखती है जैसे अधीरा वापस आया हो। पर उसकी उम्मीद टूट जाती है और आंखों से फिर से आंसू बह जाते हैं। सामने केडी उसे दिखता है तो वह खड़ी होकर आंसू पोंछते हुए, पापा आपको कुछ चाहिए? ये सुन केडी उसे देखते हुए ना में सिर हिलाता है और बोलता है, जब बच्चे घर में इतनी तकलीफ में हो तो एक बाप कैसे सही रह सकता है। यह आशिमा उन्हें देखने लगती है तो केडी उसे ले जाकर वही सोफे पर बैठाता है और उसके सामने बैठ जाता है। आशिमा अपना सिर नीचे कर लेती है तो केडी बोलता है, मुझे पता है तुमने धीरा को जेल के ऊपर मर्डर केस लगाया था। ये सुनते ही आशिमा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह अपना सर नीचे कर लेती है। केडी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, आपको सर झुकाने की जरूरत नहीं है। सच में मुझे प्राउड फील हुआ कि आप अपने पति और अपने प्यार होने के बावजूद आप एक सच्चाई के लिए लड़ी। पर बेटा, क्या सच में आप अधीरा के बारे में जानती हैं? ये सुन आशिमा के आंखों में आंसू आ जाता है और वह अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, पापा हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता। हमने प्यार जब उनसे किया था तो हम नहीं जानते थे कि वह कौन है। पर इतना जानते थे कि वह एक खूनी है, एक माफिया है। उसके बावजूद हमने उससे प्यार किया। पर जब मुझे समझ आया कि उन्होंने इतनी बेदर्दी से किसी को मौत दी है तो बस मुझे एक अजीब सा डर लगा और मुझसे ये सब हो गया। तभी केडी आशिमा को देखते हुए, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? आशिमा हाँ में सिर हिलाती है तो केडी बोलता है, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए पर आपने ऐसा कुछ कहा है जिससे अधीर अचानक गायब है। ये सुन आसिमा एक गहरी सांस लेकर केडी को वह सारी बातें बता देती है जो पुलिस स्टेशन के बाहर उसके मां को लेकर उसने बात की थी। ये सुनते ही केडी आंखें बंद कर लेता है। आशिमा केडी को देखने लगती है तो केडी बोलता है, बेटा आपको यह चीज नहीं कहना चाहिए था। आशिमा नासमझी में देखती है तो केडी बोलता है, बेटा जिंदगी में यदि उनके लिए सबसे ज्यादा कोई चीज मायने रखता है तो वह उनकी मां है। मैं आपको ज्यादा कुछ बात नहीं सकता, पर मैं इतना बता सकता हूं कि इतने बड़े माफिया बनने के पीछे उनकी वजह इकलौती सिर्फ मां थी। नहीं तो अधीरा ऐसे नहीं थे। ये सुन असीमा उन्हें देखते हुए, पर पापा इस तरह से खून का प्यासा होना ये कहाँ का इंसाफ है। ये सुनते ही केडी फीकी ठीक ही मुस्कुराहट के साथ, आपको शायद पता नहीं है कि अतीत कितना गहरा और दर्दनाक था। बस इतना ही आपको कहना चाहूंगा। जिस लड़के के सामने जिसकी मां की इज्जत तार तार की गई हो, जिसकी 6 से 7 साल की बहन के इज्जत पर दरिंदों ने नजर डाली हो, जिसके सामने उसकी मां खुद को मार सुसाइड कर चुकी हो, ये सब कहते हुए केडी के आंखों में आंसू आ जाता है। जिसके बाकी परिवार को खत्म करने की धमकी दी गई हो, उस इंसान से मुकाबला करने के लिए कोई नॉर्मल आदमी नहीं लड़ सकता है। उसके लिए उसके जैसा ही बनना पड़ता है और शायद अधीरा ने ये रास्ता चुना खुद के परिवार को बचाए रखने के लिए। ये सुनते ही आशिमा हैरान हो जाती है। वह बहुत कुछ पूछना चाहती थी पर वो कुछ पूछ नहीं पाती। केडी खड़े होकर आशिमा के सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हर चीज समय पर छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आपको समय के साथ सब कुछ पता चल जाएगा। आई पर एक बार जो मैंने आपसे बहुत पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, कभी भी साथ मत छोड़ना, क्योंकि उसकी मां और बहन के बाद आप एक इकलौती ऐसी औरत है जिसे उसने अपने पास आने दिया है। और दूसरी बात, आप शायद इसलिए उसके लिए अजीज है कि आप उसकी इस हार्टलेस के बाद उसके दिल में जगह बनाई है। वह एक ऐसा इंसान बन चुका है कि गुस्सा और दर्द देना ही उसकी फितरत है, पर उसके बावजूद वह आपके साथ है। फिर जाते हुए अधीरा केडी से बोलता है, पर एक बात से मैं आपको निश्चिंतता दे सकता हूं, अधीरा ने आज तक किसी निर्दोष की जान नहीं ली है, बाकी आप खुद समझदार है। ये बोल वह चला जाता है। केडी तो चला जाता है पर आशिमा के मन में बहुत सारे सवाल छोड़ जाता है। पर सवाल से ज्यादा आशिमा के दिमाग में केडी के कहे हुए शब्द चल रहे थे। जिस इंसान के सामने उसकी मां की इज्जत को उतार किया जा रहा हो, जिस इंसान के सामने उसकी मां ने सुसाइड किया हो, जिसकी 6 साल की बहन की इज्जत खतरे में हो, वह इंसान कैसा होगा। ये सब सुन असीमा को अब और घबराहट सी होने लगती है। सच भी तो यही था, आखिर आसिमा इन सब से अलग एक नॉर्मल सी जिंदगी जी रही थी जो एक सच के लिए लड़ाई लड़ती थी। पर उसे तो इन दरिंदगियों के बारे में दूर दूर से कोई नाता नहीं था। शायद असीमा को पता नहीं था कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा महायुद्ध होने वाला है, जो शायद इतनी शांति एक तूफान के आने से पहले की है, जो यदि शांति बिखरा तो पूरा बवंडर आएगा। वहीं दूसरी तरफ आदित्य और वीर रोहन अर्जुन चारों ही घर पर पहुंचते हैं। आज रात काफी हो चली थी।
सभी अंदर जाते हैं तो विभा उनका इंतजार कर रही थी। विभा सभी से खाना खाने के लिए बोलती है तो सभी नीचे ही हाथ धोने के लिए चला जाता है। क्योंकि कपड़े चेंज करके आने में काफी समय हो जाता है, इसलिए हाथ धोकर खाना खाकर जाने का डिसाइड किया। आदित्य ये कहकर जाने लगता है कि उसे भूख नहीं है, तभी विभा की आवाज आती है, आदि। ये सुनते ही आदित्य के कदम रुक जाते हैं। भी विभा उसके पास जाकर हिम्मत कर बोली, आदि प्लीज खाना खा लीजिए, रात को बिना खाना खाए नहीं सोना चाहिए। उनकी यह बात सुन आदित्य कुछ नहीं बोलता। सभी आदित्य के चेहरे को ही देख रही थी कि अब आदित्य उनके साथ क्या करने वाला है। वही अर्जुन और वीर भी दोनों ही एकटक आदित्य को ही देख रहे थे। तभी सभी के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, जो शायद खुशी के थे, क्योंकि आदित्य मुड़कर डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है। ये देख सभी सरप्राइज थे। वही वीर और अर्जुन एक दूसरे को देख खुश हो गए थे। वही विभा के आंखों में नमी आ गए थे। आदित्य किचन में जाकर अपने हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पर अपनी बड़ी सी चेयर पर बैठ जाता है। वही विभा अपने आंखों में आए हुए नमी को पोंछकर वह तुरंत किचन से खाना को गर्म करती है और कांपते हाथों से आदित्य को खाना परोसने लगती है। उनके मन में अभी भी डर था कि कहीं आदित्य उनका दिया हुआ खाना नहीं खाए। आदित्य उनके दिए हुए खाने को खाने लगा था। ये देख विभा का आंख भर आया था। आदित्य का यहाँ विभा की तरफ बढ़ाया हुआ कितने साल में पहला कदम था। विभा को तो इतने से ही इतने सारे खुशी मिल रही थी कि वह शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थी। वही अर्जुन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसे हमेशा एक मलाल रहता था अपनी माँ और अपने भाई को लेकर। वही विभा को अभी तक कमरे में ना आते देख पृथ्वी, जो कमरे से बाहर निकले थे, जब वह ये नजारा देखते हैं तो उनके भी चेहरे पर एक सुकून तैर जाता है। सुकून था अपने बेटे को पाने का। अपने बेटे की तरफ से बढ़ाए हुए कदम को देख उन्हें आगे सब कुछ अच्छा होने की उम्मीद देख रही थी। कुछ देर में खाना खा आदित्य उठता है और अपने कमरे की तरफ जाते हुए विभा से बोलता है, ज्यादा उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं है, और रही बात, मैं खाने का अपमान नहीं करता। ये बोल वह चला जाता है और वही विभा को तो आदित्य के ऐसे बोलने से भी कोई फर्क नहीं था। वही वीर विभा से बोलता है, माँ आपको तो पता है ना, वह अपनी खुशी ऐसे ही जाहिर नहीं करता। विभा अपने आंसू पोंछते हुए, मुझे तो बस इसी से खुशी है कि उन्होंने मेरे हाथ का खाना खाया। सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। भी विवाह जब अपने कमरे की तरफ जाने लगती है तो सामने पृथ्वी को देख के गले लग जाती है और रोते हुए बोलती है, पृथ्वी आपने देखा ना। पृथ्वी, हाँ चलिए, अब इतना खुशी में पागल मत हो जाए कि आप रात भर सो ही नहीं पाएंगे। ये सुन विभा हाँ में सिर हिला कमरे में चले जाते हैं। वीर अपने कमरे में जाता है तो देखता है कीर्ति कंबल ओढ़कर सोई हुई थी। वीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह कपड़े चेंज कर जाकर कीर्ति को अपनी बाहों में लेकर आंखें बंद कर लेता है। प्रिया भी अब तक सो चुकी थी और वहीं आन्या भी। आदित्य अपने कमरे में जाता है तो देखता है आन्या सो चुकी थी। वह अपनी बैग रख टाई की नॉट ढीली करता है और अपने शर्ट रिमूव कर वैसे ही जाकर बिस्तर पर लेट जाता है और ऊपर सीलिंग को एक तक घूरने लगता है। उसका मन बहुत बेचैन था। वह एक नजर आन्या को देखता है और उसके पास जाकर उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोलता है, सबको पता चल गया है कि तुम कौन हो। धीरे धीरे सबकी नजर तुम पर पड़ती जा रही है। तुम संदूक की वो चाबी हो जिसे पाने के लिए कोई एक दूसरे के खून का प्यासा होगा, पर मुझे तुम्हें उसके लिए तैयार करना होगा। ये बोल उसके माथे को चूम लेता है। आदित्य का स्पर्श पाकर आन्या आदित्य को हाथों से टटोलते हुए उसके पास जाकर उसके सीने से लग जाती है। आदित्य आंखें बंद कर लेता है और मन में बोलता है, मैंने अपनी एक अजीज चीज को खो चुका हूं, पर मैं तुम्हें कभी नहीं खो सकता, कभी नहीं।